चलिए एक काम करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि आज हमारे साथ कमाई का अड्डा में कौन कौन जुड़ने वाला है। ऑफकोर्स वीरू जुड़ेंगे मेरे साथ दिल्ली से और अगले 1.5 घंटे में, और वीरू दोनों आपका साथ देंगे। और अभी वीरू आता हूँ आपके पास। पहले एक बार जरा बता देता हूँ कि हमारे साथ शो में कौन कौन होगा। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के सिद्धार्थ खेमका होंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगे प्रकाश काबा, राजेश सतपुते, विकास सालुंके और शिल्पा राउत। लखनऊ से हमारे साथ होंगे मानस जायसवाल। 2:20 पर कैंसाई नैरोलैक पेंट्स के नतीजों पर कंपनी के एमडी अनुज जैन से खास बातचीत करेंगे। 2:30 बजे होगा हमारा खास सेगमेंट क्या चल रहा है। 2:40 पर होगा चार का चौका, सस्ता ऑप्शन शिल्पा राउत जी की तरफ से। एफएनओ का सुपरस्टार देंगे राजेश सतपुते। चार्ट का चमत्कार लेंगे विकास सालुंके से, और मिड कैप फंडा देंगे सिद्धार्थ खेमका। 2:45 बजे आशीष बताएंगे कैसे रह सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प, भारती एयरटेल और अंबुजा सीमेंट के नतीजे। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइसेस में हीलियोस इंडिया के सीईओ तिनशो ईरानी से करेंगे खास चर्चा। 3 बजे यत्न बताएंगे डीलिंग रूम पर किन शेयरों पर है फोकस। लेकिन पहले एक बार एक मार्केट का बेसिक सेटअप बता देता हूँ, उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे। देखिए मार्केट इस समय जो इंडेक्स सजेस्ट कर रहा है उससे कहीं बेहतर है। निफ्टी भले ही 80 पॉइंट नीचे है, लेकिन अगर आप सिर्फ निफ्टी को छोड़ दें तो बाकी मार्केट का हाल काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली बेहतरीन है मार्केट, और निफ्टी जो है वो आपको सही कंडीशन दिखा नहीं रहा है मार्केट की। मिड कैप इंडेक्स देखिए, ज़बरदस्त तेज़ी वहाँ पर, 300 से ज़्यादा पॉइंट मिड कैप इंडेक्स ऊपर है, करीब करीब 1%। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी स्ट्रांग है, और कुछ बैंकिंग स्टॉक स्ट्रांग हैं जिन्होंने सहारा दिया है मार्केट को। इनफैक्ट बैंक निफ्टी अभी अभी ग्रीन से रेड में आया, लेकिन ओवरऑल आउट परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू निफ्टी। और अदानी ग्रुप के एफएनओ शेयरों में आज सेकेंड डे रनिंग आपको स्टेबिलिटी दिखाई दी है। हालांकि कैश मार्केट के स्टॉक्स अभी भी सर्किट डाउन है, लेकिन जो हमारी सुबह एक अप्रोच थी कि बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, और निफ्टी पे शायद रिलायंस और आईटी की वजह से थोड़ा प्रेशर आएगा, अभी वो काम कर रही है। अब देखते हैं लास्ट का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आता है। वेरी गुड आफ्टरनून। जी हाँ, गुड आफ्टरनून अनुज, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आखिरी के 1.5 घंटे ट्रेडर्स के लिए स्विंग के लिहाज से अच्छे रहें। लेकिन अनुज एक और चीज़ है, अगर आप इंडस्ट्रीज को भी देखें तो जो सुबह बात भी हो रही थी कि इनफैक्ट वो जो 2 पुट राइटर्स थे 17,600 17,700 के, उनका कन्विक्शन काम कर गया। अगर आप डे लो से कंपेयर करें तो सुबह 700 पे 17,700 पे जिसने बाय किया होगा 70 पॉइंट प्लस पे होगा, या फिर बैंक निफ्टी को भी जिसने डिप पे बाय किया होगा प्लस किया होगा, वो इस वक्त मुनाफे पे होगा। तो मोर और लेस वो अप्रोच ठीक ठाक है। पुट राइटर्स के कन्विक्शन काम कर रहे हैं अनुज, निफ्टी बैंक। बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखिए एक अप्रोच मार्केट में थी कि बाय ऑन डिप्स ओवरऑल, और उसमें सिर्फ एक जो चीज़ नेगेटिव लग रही थी मुझे, वो सिर्फ आईटी का बिहेवियर था। लेकिन खासतौर से बैंक निफ्टी में तो अप्रोच क्लियर थी कि बाय ऑन डिप्स। निफ्टी में देखिए आज क्या हुआ है, निफ्टी में 17,700 पर बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। आज का लो है 17,698। मैं नोट कर रहा था 17,698। अब देखिए आप कह सकते हैं कि इसका मतलब 17,700 टूट गया, लेकिन ट्रेडर समझते हैं कि 1-1.5 पॉइंट को टूटना नहीं कहते हैं। तो 17,700 पर अगर आपने बाइंग किया तो आपको डिसेंट रिवॉर्ड मिला है, और वो पुट राइटर्स का पहला जोन था। आज जो 3 पुट्स डिस्कस हो रहे थे 17,700, 600 और 500। लेकिन 17,700 वीरू अगर टूटा तो मार्केट में डिक्लाइन भी आएगी, ये ध्यान रखिएगा आप। स्पेशली अगर क्लोजिंग बेसिस पर टूट गया 17,700 तो डिक्लाइन आएगी, और फिर हम 17,600 तक भी जा सकते हैं। लेकिन तेज़ी के लिए 17,850 उसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। 17,850 की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको याद होगा जब प्री बजट डिक्लाइन आई थी उससे पहले ये एक लेवल था जो मार्केट के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था, और ऑन द अपसाइड बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी रहा। 17,850 के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। अब जरा एक बार ऑप्शंस के आंकड़े वो वापस देख लेते हैं। क्लियरली कॉल राइटिंग काफ़ी है, 17,800, 17,900 और 18,000। तो मुझे लग रहा है कि आज अगर यूएस मार्केट से कुछ आपको पॉजिटिव संकेत मिल जाए, और अगर किसी कारण आप आज जो क्लोज है, क्लोज तक अगर मान लो मार्केट थोड़ी और रैली दिखा के 17,830-40 तक निकल जाए किसी तरीके से, तो मुझे लग रहा है थोड़ा कॉल राइटर्स भी फंस सकते हैं कल। जैसे 17,800 की कॉल में 61 लाख शेयर जुड़े हैं, 17,900 और 18,000 में तो खैर जुड़े हैं, लेकिन 17,800 मेन मेक और ब्रेक लेवल है। डाउन साइड पर देखिए 17,700, 17,800, 750 के पोर्ट्स जबरदस्त बिल्डअप है, खासतौर से 17,700 वहां पर अब टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 72 लाख। तो 17,700 की पोर्ट पर 72 और 17,800 की कॉल पे करीब करीब 84 लाख, ये आपके लिए अब एक ब्रॉड रेंज हो गई। लेकिन देखिए बैंक निफ्टी में मैं आज सबसे पहले डिस्कस करूंगा बैंक निफ्टी में कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए बैंक निफ्टी में आज कहां पर है, और उससे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझ में आएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। एक्सिस बैंक का 44 पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है। इंडसइंड बैंक की मैं सुबह चर्चा की थी वोडाफोन आइडिया को लेकर कि सबसे ज़्यादा अगर फायदे में कोई एक बैंकिंग स्टॉक रहेगा तो इंडसइंड बैंक,
और SBI, इन्होंने अच्छा खासा सपोर्ट दिया है। लेकिन डाउन साइड पर जो सबसे पहला स्टॉक है ना ICICI बैंक, उसका वापस स्टेबलाइज होना मार्केट की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ICICI बैंक में एक डिक्लाइन आई, 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया, उसके बाद नीचे से वापस रैली आई। अब ये रैली जो है, जो आज जो सेलिंग आई है, वो उस पर मेरा थोड़ा सा फोकस है, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉल्स और पुट्स में तो 41,400 टू 41,600 यहाँ पर बिल्डअप है। अपसाइड में हम बिल्कुल मिडल ऑफ द रेंज में है 41,500, और पुट्स में नीचे के तीनों पुट्स 400, 300 और 200, वहाँ पर अच्छा खासा बिल्डअप है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में आपके लिए वेल डिफाइंड रेंज है, हालांकि बहुत बड़ी रेंज है ये, और हम 41,500 पर हैं। जिस भी साइड बैंक निफ्टी निकलेगा, 41,000 डाउन साइड पर या 42,000 अप साइड पर, जिस भी साइड मार्केट बैंक निफ्टी निकलेगा, उस साइड एक बड़ी ट्रेड आपको मिलेगी। उस साइड आपको 2,000 पॉइंट और मिल जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन किस साइड हम निकलते हैं। तो ये 500 पॉइंट थोड़े से नेगोशिएट करने होंगे आपको दोनों डायरेक्शन में। लेकिन जो आज मिड कैप की तेज़ी है ना वीरू, वो कुछ कह रही है। वो अगेन ये कह रही है कि मार्केट में पैनिक फैक्टर जो था अदानी को लेकर पिछले हफ्ते, वो अब मोर और लेस खत्म हो चुका है। अब अनलेस कोई बहुत ही खराब खबर आ जाए जो कि रिलेटेड हो बैंकों से या जो कि रिलेटेड हो एक इकोनॉमी से, मुझे नहीं लगता कि वो जो एक सेलिंग प्रेशर अंधाधुंध चल रहा था वो मार्केट में वापस आएगा। एटलीस्ट ये स्क्रीन आज आपको दिखा रहा है कि एक स्टेबिलिटी आई है ब्रॉडर मार्केट में। जी हाँ, तो वो पैनिक, वो अगर आप देखें अनिश्चितता, कम से कम स्क्रीन पर वो विजिबल नहीं है आज। मैं एक दो स्टॉक्स का जिक्र कर देता हूं, उसके बाद हम ट्रेड्स कलेक्ट करना शुरू करेंगे जिनमें स्ट्रॉन्ग स्विंग है। OI बिल्डअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, याद रखिएगा। लॉन्ग के दृष्टिकोण से दो स्टॉक्स को देखिएगा आप, बैंक ऑफ बड़ौदा और आरती इंडस्ट्रीज, ये दो स्टॉक्स जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग OI बिल्डअप हुआ है ये। और एक दो स्टॉक्स और देखिए, नवीन फ्लोरिन, एस्ट्रल, ये दो स्टॉक्स अगर आप देखें तो एक केमिकल बास्केट में और रियल एस्टेट एंसिलरी में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है, स्पेशली नवीन फ्लोरिन में। सिमेंस आज हमारे पैनल का पहला ट्रेड था, दैट्स डूइंग वेल। पॉलीकैब, एम फाइनेंस, अगेन अगर आप देखें इन दो स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। और एक सेक्टर जिसे आप कह सकते हैं कि क्लियर मैंडेट मिला हुआ है, सिर्फ उसमें रिलायंस को छोड़ के, जिसमें स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, दैट्स ऑयल एंड गैस स्पेस, BPCL, IGL, MGL, HPCL, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप। इस पूरे स्पेस पर नजर रखेंगे। निफ्टी 17,780, बैंक निफ्टी 41,505। शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका पहला कन्विक्शन कॉल। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, जो पहला कॉल है वो केमिकल क्षेत्र से ही रहेगा और नवीन फ्लोरिन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इंटरडे चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी रिगेन कर लिया है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पैटर्न को देख के लगता है कि स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच करेगा। तो नवीन फ्लोरिन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 4040 ये आपके स्टॉप लॉस के स्तर रहेंगे और 4300 तक के टारगेट्स पॉसिबल है नवीन फ्लोरिन में। यहाँ पर आप एक ऑप्शन भी ट्रेड ले सकते हैं नवीन फ्लोरिन का, 4200 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 134 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 94 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए 225 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, चलिए ठीक है, नवीन फ्लोरिन पर आपको दाम लगाना है। ये इस समय कॉल, अगली कॉल से उससे पहले एक बार जरा ट्रेंडिंग स्टॉक्स देख लेते हैं तेज़ी की तरफ। इंडसइंड बैंक सबसे ऊपर, वोडाफोन आइडिया उसमें ज़बरदस्त मूव है, F&O का टॉप गेनर इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया। उसके अलावा इंडस टावर। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स एक न्यूज़ से जुड़े हैं जो कि थी वोडाफोन आइडिया के ऊपर। और M&M फाइनेंशियल जहाँ पर नंबर्स आए थे प्लस मैनेजमेंट चेंज, 8.5% का मूव वहाँ पर। डाउन साइड पे क्या, डिवीज लैब्स, देखिए लगातार डिक्लाइन डिवीज में, खराब नंबर्स के बाद 4%। मेटल स्टॉक्स में डिक्लाइन है। MCX की सुबह बात हुई थी, वो करीब 6% नीचे, और इंटेलेक्ट डिज़ाइन ये भी करीब 3-3.5% नीचे। चलिए अब कुछ और कॉल्स लेते हैं। गाबा जी, गुड आफ्टरनून, ना बताइए आपकी क्या ट्रेड होगी? लॉन्ग साइड, गुड आफ्टरनून टू यू अनुज। तो मुझे लगता है जो ट्रेड है अभी वो है टाटा कम्युनिकेशन। बहुत बढ़िया बार बना है 2-3 दिन पहले, और आज भी एक अच्छा बार बना हुआ है टाटा कम्युनिकेशन। राउंडिंग बॉटम है, बाय सिग्नल जनरेट हुआ है हाई टाइम पे और इंट्राडे बेसिस पर ट्रेड कर रहा है 1250 में टाटा कम्युनिकेशन। मेरे ख्याल से 1236 का कोई स्टॉप लगा अगर चले तो फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 1275 का होगा टाटा कम्युनिकेशन। ओके, टाटा कम्युनिकेशन की कॉल 1251 पे स्क्रीन पे गई है। मैं प्राइस हमेशा अगर आप देखिए नोट करके रखता हूँ, 1251 पे स्क्रीन पे गई है। शिल्पा जी नमस्कार, आपका कॉल क्या होगा मैम इस वक्त का? जी, मेरा अभी के लिए रहेगा डॉक्टर लालपात लैब। लालपात लैब एक 1870 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर में आप इसको डेफिनेटली अटेम्प्ट ले सकते हैं फॉर हायर टारगेट्स ऑफ 20 to 50। अदरवाइज इसको हमने प्रभुदास लीलाधर में अभी ऑप्शंस में भी रेकमेंड किया है। 2100 का कॉल ऑप्शन रफली 25 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है।
उसको हमने दिया हुआ है वो स्टॉप लॉस ऑफ 10 और टारगेट्स यहाँ पे हमें इजिली 75 प्लस एक्सपेक्ट करी। चलिए, तो ये इस समय शिल्पा जी की कॉल लाल पाथ लैब्स पर। राजेश जी, आप क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर तो डेफिनेटली लॉन्ग साइड पे ये रहेगी। यहाँ पे टीवीएस मोटर का चार्ट मुझे बढ़िया लगता है। यहाँ पे एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो क्लैरिटी मिल रही है करीबन 1100 का टारगेट बनेगा, 1060 के ऊपर का बाय रहेगा, 1045 का 15 रुपए का स्टॉप लॉस रखूंगा। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड्स कंप्लीट हुए हैं अभी हमारे। टीवीएस राजेश जी का ट्रेड है 1063 पे। अगर आप देखें, आपका ट्रेड है लॉन्ग साइड का टीवीएस। एक बार प्लीज़ टीवीएस का इंट्राडे चार्ट लेके आइए। और टीवीएस इस वक्त टीवीएस मोटर्स, यस, एक क्लियर चार्ट है, बैटल कैंडल है इसमें आज। और पिछले हमने 2 हफ्ते में देखा है कि टीवीएस ने जब भी एक स्विंग दिया है, बहुत वाइल्ड स्विंग दिया है। सिद्धार्थ खेमका आज इस कार्यक्रम में जो फंडामेंटल विशेषज्ञ हैं, उनकी भूमिका आज सिद्धार्थ खेमका जी निभाएंगे। सिद्धार्थ जी, एक चीज़ तो अगर आप पिछले 5 मिनट से इस कार्यक्रम में हो तो हम डिस्कस कर रहे थे कि वो जो पैनिक था लास्ट हफ्ते अदानी समूह के स्टॉक्स में, वो आपको लगता है कि थोड़ा सा अरेस्ट हो गया है? अब कंफर्टेबली किसी चीज़ को अगर आपने मन बनाया हो पोस्ट बजट चेस करने का, तो वो एक अच्छा वक्त है। और आपका टॉप कन्विक्शन कॉल क्या होगा सर इस वक्त का? जी, गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून अनुज, शुक्रिया अपने शो में बुलाने के लिए। तो देखिए, जो पैनिक पिछले हफ्ते हमने देखा था अदानी शेयर्स में, कुछ हद तक तो डेफिनेटली वहां पे कंसर्न कम हुआ है। चाहे वो आरबीआई की तरफ से जो कमेंट्री है कि जो एक ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम का रिस्क है वो नहीं है। गवर्नमेंट ने भी अपने साइड से कमेंट्स दिए हैं। एसबीआई जो एक सबसे लार्जेस्ट बैंक जिसका एक्सपोजर था, उसका रिजल्ट्स भी आ गया। उसके कॉल में भी कंपनी ने एग्जैक्ट डिटेल्स नंबर्स बताए कि कितना बड़ा एक्सपोजर है, लेस देन 1% है। अगर भी, हालांकि कोई रिस्क अभी तक तो रीपेमेंट पे नहीं दिख रही है, बट अगर भी कोई रिस्क होता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम पूरे अपने जो फाइनेंशियल मार्केट्स और इक्विटी मार्केट दोनों को बहुत बड़ा इशू नहीं है। और साथ ही साथ आप देखिए, जो प्रमोटर्स हैं अदानी के, कहीं ना कहीं आगे कमेंट्स दे रहे हैं कि कुछ डेट रिपेमेंट करने की बात कर रहे हैं। प्लेज शेयर्स जो है वहां पे रिपेमेंट करके कम कर रहे हैं। तो एक मार्केट को एक ओवरऑल कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है जो बिगर इशू जो था लास्ट, अगर आप देखें तो जनवरी में वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग इन लास्ट फ्यू मंथ्स बाय एफआईज, वो और एक बड़ा कंसर्न फैक्टर था जो ब्रॉडर मार्केट के ऊपर थोड़ा प्रेशर डाले हुए था। अब वहां पे भी जाके थोड़ा सा कम देखने को मिला है, जिसकी वजह से भी थोड़े बहुत अगर आप देखें तो ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन है। और जो तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो है तिमाही नतीजों का। अभी तक जितने रिजल्ट्स आए हैं, अगर आप निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट 35 कंपनीज के नंबर्स आ चुके हैं। और अगर वेट के हिसाब से बात करें तो ऑलमोस्ट 80% वेट ऑफ निफ्टी के कंपनीज के रिजल्ट्स आ गए हैं। और रिजल्ट्स मोर और लेस इन लाइन है, सिवाय जो फार्मा क्षेत्र के जिन्होंने बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। मोर और लेस रिजल्ट्स जो नतीजे हैं वो अनुमान के मुताबिक या थोड़े बेटर आए हैं। तो वहां से एक बहुत बड़ा कंफर्ट मार्केट को मिलता है। बट अगर आप देखें, अब वैल्यूएशंस भी अगर निफ्टी की बात करें तो अगले साल का जो ग्रोथ है वो अनुमान अभी तक तो कम नहीं किया है, बट थोड़ा प्रेशर है। इस क्वार्टर में मार्जिन्स ओवरऑल प्रेशर में आए हैं, जिसकी वजह से नतीजे जो है ग्रोथ, पैट अर्निंग्स पिछले कुछ महीनों के मुकाबले जो ग्रोथ है वो कम हुआ है। और आगे जाके थोड़ा डाउनग्रेड हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट हमें लगता है कि एक ब्रॉडर रेंज में रहेगा। अगर सेक्टर्स की बात करें, प्रिफर्ड पिक्स की बात करें, तो बैंकिंग एक क्षेत्र है जहां पे कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। चाहे आप लोन बुक ग्रोथ की बात करें, निम्स की बात करें, चाहे एसेट क्वालिटी की बात करें, या फिर नेट प्रॉफिट की बात करें, तो सभी क्षेत्रों में अगर आप देखें तो ओवरऑल नतीजे बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र में काफी अच्छे आए हैं। वो हमारा एक प्रिफर्ड पिक रहेगा। जो दूसरा सेक्टर है वो है ऑटो, जहां पे काफी समय के बाद नतीजों में अच्छी बढ़ावा देखने को मिली है। वॉल्यूम ग्रोथ है, रियलाइजेशंस अच्छे हैं, मार्जिन्स में थोड़ी सी बढ़ावा देखने को मिली है। तो ये एक दूसरा क्षेत्र है जहां पे अच्छे नतीजे आए हैं। आईटी में नतीजे अनुमान से थोड़े बेटर आए हैं, वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल है। तो लंबे अवधि के अगर नतीजे से देखें तो आईटी एक क्षेत्र है जहां पे आप नजर डाल सकते हैं। जी जी जी। तो अगर आप देखें, आपका बैंक्स और ऑटो प्रिफर्ड हैं, बैंक्स और ऑटो आपके प्रिफर्ड स्पेस हैं। मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात भी करूंगा आपसे, लेकिन थोड़ी सी अगर आप स्कैनिंग करें इस वक्त मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, पर आप सिमेंस लेके आइए।
आज CNBC आवाज़ पे जो पहला ट्रेड गया था मॉर्निंग में, वो पोस्ट ओपनिंग आई थिंक वो इट वाज सिमंस, और सिमंस अब डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। और देखिए बजट में हुई घोषणाओं में एक सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जो थी वो आई थिंक कैपेक्स का जो डिजिट 10 लाख करोड़ रुपए की 33% का इजाफा, वो आई थिंक पूरा का पूरा इस स्पेस को अगर आप देखें बिलोंग करता है। 3078, और अगर ये इस लेवल पे आज क्लोज होता है तो इट विल बी अ सेकंड बेस्ट क्लोज फॉर सिमंस। माना सिमंस पे आपकी रीडिंग अभी क्या कह रही है, और आप सिमंस के ऑप्शंस चेंज को रीड करते हैं, अभी कोई स्ट्राइक जिस पे हम काम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए पहले अगर हम ट्रेंड को समझे तो ट्रेंड तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। आई थिंक 2 दिन पहले प्रीटी मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और फिर से एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। मेरा समझना है कि स्टॉक 3100 रुपए को ब्रेक करेगा और 3250 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो कॉल ऑप्शन में ट्रेड लेंगे, 3100 वाला कॉल ऑप्शन एट द मनी कॉल ऑप्शन है, वहां पर एक बाय ट्रेड लेना चाहिए। 80 रुपए के आसपास उस ऑप्शन के प्राइस चल रहे हैं, वहां पर खरीदारी करिए। 57 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है 125 के टारगेट के लिए। ये दो स्टॉक्स रिविजिट करते हैं। सुबह सुबह हमने दो स्टॉक्स आपको स्पॉट किए थे आपके लिए। उनमें एक था बिरला सॉफ्ट, और बिरला सॉफ्ट में देखिए कहानी बहुत क्लियर थी कि वो नंबर से पहले उसकी पिटाई हो गई थी, और उसके बाद क्योंकि वो एक बड़े क्लाइंट ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था, तो उस दिन 8% गिरा था। उसके बाद अगले दिन वो फिर गिरा सुबह वाले सेशन में, क्योंकि वो चीज़ कंफर्म हो गई। लेकिन सेम न्यूज़ के लिए आप 2 बार उसकी पिटाई हुई, फिर वहाँ से वो स्टॉक रिकवर हुआ और फ्राइडे को ऑलमोस्ट डे हाई पर जाकर बंद हुआ था ये स्टॉक, और आज करीब करीब 5.5% कम हुआ है। दूसरा स्टॉक जो हमने स्पॉट किया था, मैंने गाबा जी से उस पर व्यू लिया था, वो था आरती इंडस्ट्रीज़। उस समय करीब 1 या 2% ऊपर था आरती इंडस्ट्रीज़ जब हमने सुबह एक कॉल ली थी, और अब देखिए इस स्टॉक में मूव करीब करीब 6% ऊपर इस समय आरती इंडस्ट्रीज़। गाबा जी ये दोनों स्टॉक्स रिविजिट करते हैं एक बार, आरती इंडस्ट्रीज़ और बिरला सॉफ्ट। वेल आरती इंडस्ट्रीज मुझे अब भी अच्छा लगता है। उस समय मैंने टारगेट था 600 का, और पॉसिबल है कि 600 की तरफ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है डाउन साइड, और एक जो बार बना हुआ है ये बढ़िया बार बना है। अगर यहीं पर भी क्लोज मिल जाता है आज, जो कि मिलेगा, उससे लगता है कि 1-2 दिन और ऊपर जाएगा, वो ले जाएगा 600 के आसपास। इतना है कि स्टॉप थोड़ा डीप हो, स्टॉप ना लगाए तो भी ठीक है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं। 530 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक 530 के ऊपर है 600 पॉसिबल है आरती इंडस्ट्रीज में। और दूसरा रहा बिरला सॉफ्ट। यस, बिरला सॉफ्ट का मैं चार्ट देख लेता हूँ। बिरला सॉफ्ट का जो चार्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर भी एक अच्छा मूव है, बहुत ही बढ़िया बार बना था फ्राइडे को। आज एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न है, और ये मूव मेरे ख्याल से जो बार बना हुआ है एक्सटेंड होगा। हो सकता है आज हो सकता है कल हो सकता है परसों, लेकिन अब ट्रेड कर रहा है 282 के आसपास। लगता है 300 की तरफ जा रहा है। पहला पड़ाव रहेगा 290, फिर 300। यस पॉसिबल है बिरला सॉफ्ट में। स्टॉप होगा 275 में बिरला सॉफ्ट। ओके, तो ये दो स्टॉक्स। उसके अलावा एक और स्टॉक जो अब रेडार पर आ रहा है, अगेन थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न दिख रहे हैं शायद, जुबिलेंट फूडवर्क्स। एक बार जरा जुबिलेंट फूडवर्क लेकर आइए। और थोड़ा लंच का टाइम है वीरू, लेकिन ये स्टॉक इस समय 3% ऊपर, और इसकी लगातार ज़बरदस्त पिटाई हुई है। मतलब मैं देख रहा था पिछले 1 महीने का चार्ट लेकर आइए, नंबर ख़राब थे इसके, और थोड़ा सा मार्केट को डर भी है कि ये स्टॉक जो है अब कहीं इसके ग्लोरी डेज कहीं इसके पीछे तो नहीं है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में सारे बड़े इवेंट्स थे, आपके वर्ल्ड कप्स लाइंड अप थे और बाकी 3-4 इवेंट्स थे, वो सब पचा चुका है स्टॉक, और उसके बाद भी नंबर ख़राब थे। 11% 1 महीने में ये स्टॉक गिरा। और एक बार थोड़ा सा और लंबा चार्ट लेकर आते हैं इसका, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है। और एक और जो इनकी नई मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो शायद मार्केट को पसंद नहीं आई थी। जुबिलेंट जिन्होंने फॉलो किया है, पिछली मैनेजमेंट ने इसका जो बिजनेस मॉडल था पूरा का पूरा किचन मॉडल कर दिया था। मतलब आप ऑर्डर कर सकते थे, तो वहाँ बैठने की कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती थी। उस चीज़ को मार्केट ने काफ़ी रिवॉर्ड किया था। अब अगर ये उस पॉलिसी को वापस रिवर्स करेंगे तो मार्केट को शायद पसंद नहीं था, लेकिन आज थोड़ा सा इसमें पुल बैक है क्लियरली। इनफैक्ट सिद्धार्थ जी, अगर आप ट्रैक करते हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स को, और कोई व्यू यहाँ पर? जी बिल्कुल अनुज, आपने जो पॉइंट्स रेज किए, डेफिनेटली मार्केट को वो जो चेंज इन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी थोड़ा सा कम पसंद आया, और सेम जो है स्ट्रेटेजी की वजह से ग्रोथ में अगर आप देखें तो काफी कम ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ पे जो दबाव था उसके वजह से भी एक आउटलुक चेंज हुआ है। उसके सामने अगर आप देखें तो वेस्ट लाइफ जो मैकडोनल्ड्स है, जहां पे बहुत आपका जो ज्यादा फोकस डाइन इन रेस्टोरेंट्स पे रहता है दोनों QSR स्पेस में, बट अगर पिछले 2-3 क्वार्टर से देखें तो वहां नंबर्स काफी इंप्रूव हुए हैं, और मार्केट को उनकी जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है वो ज्यादा पसंद आई है, जो ज्यादा रिवॉर्ड किया है।
तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना पड़ेगा अगर ग्रोथ वापस चाहिए तो। पैंडेमिक डेज में डेफिनेटली आपके जो डिलीवरीज काफी बड़े थे, बट अब वापस एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में लोग बाहर जाना प्रेफर कर रहे हैं, बाहर जाकर खाना प्रेफर कर रहे हैं, तो थोड़ा फोकस वहां पे लाना पड़ेगा। थोड़ा वहां पे मुझे लगता है कि प्रेशर रहेगा, बट अगर आप ओवरऑल क्यूएसआर थीम की बात करें तो डेफिनेटली हमारा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है इस स्पेस पे। बट हमारा जो प्रिफर्ड पिक है वो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट है करेंटली, बिकॉज ऑफ हायर ग्रोथ एंड बेटर विजिबिलिटी। जी हाँ, और अमूमन अगर पिछले अगर आप 3 महीने की चर्चा और बहस में देखें तो शायद ज़्यादातर विशेषज्ञ जो इस चैनल पे अपीयर हुए हैं उन्होंने एक क्लियरली अपना झुकाव जो है वेस्ट लाइफ की तरफ रखा है। गौरतलब है कि मिड मई से 2022 से वेस्ट लाइफ लगभग 420 के अगेंस्ट लगभग आप समझ लीजिएगा 815 पे गया। अब तो फिर भी थोड़ा रिट्रेसमेंट देखिए 692 पे है, बट एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, मतलब एक स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें लास्ट 7 महीने से स्टॉक ले रहे हैं। अभी जो एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे पुल बैक, और मतलब आज एक रिवर्सल, और रिवर्सल की बात करें तो बजाज फाइनेंस को शायद आप छोड़ नहीं सकते। शिल्पा जी, बजाज फाइनेंस को आप कैसे रीड करेंगे, क्योंकि इसने आज वो 6 जनवरी के बाद की जो पूरी की पूरी चैनल थी, रेंज थी, उसके हाईएस्ट क्लस्टर को बाइसेक्ट किया है। आज 20 डेमा के ऊपर कंफर्टेबली टाइम स्पेंड कर रहा है 6100 के स्तर पे। क्या ये किसी प्रकार की शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर कर सकता है? आपका व्यू बजाज फाइनेंस पे इस वक्त क्या है? जी, एक्चुअली बजाज फाइनेंस का अगर आप देखेंगे तो 5700 एक काफी प्रोमिनेंट सपोर्ट बन गया था, जहां से इसने बहुत बार अभी रिवर्सल लिया हुआ इन रिसेंट टाइम्स। लेकिन अभी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी अराउंड 6200 जोन्स पे मिलेंगे। तो अब वेरी गुड बाय अबव 6200 फॉर टारगेट्स ऑफ 6800। अदरवाइज थोड़ा वेट ऑन डिक्लाइन टुवर्ड्स, जैसे आपको 5900 56,000 के नीचे जैसे मिला आप फ्रेश बाय ले सकते हैं अगेन फॉर टारगेट्स ऑफ 6200 एंड देन इवेंचुअली 6800। ओके, चलिए ठीक है। तो ये इस समय बजाज फाइनेंस पर कॉल विकास सालुंके भी जुड़ गए हमारे साथ। एक उनसे कॉल ले लेते हैं, उसके बाद एक मैनेजमेंट भी हमारा वेट कर रही है। विकास जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी। देखो, मुझे लगता है कि एल&टी फाइनेंस यहाँ पे एक अच्छा कैंडिडेट बन सकता है सेकेंड हाफ के लिए, और मुझे लगता है यहाँ से जिस हिसाब से 87 के ऊपर वो सस्टेन हो रहा है, अभी 89 के आसपास वापस ट्रेड कर रहा है, तो ऊपर में एक 96 के टारगेट यहाँ पे बनते हुए देखने मिल सकते हैं। 85 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, और इसका डेली चार्ट पे भी हमने देखा है कि जो रिट्रेसमेंट है वो उसने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, और जो रेंज बनी थी नीचे की तरफ से वो 84 से 85, ये जो रेंज से 87, ये रेंज में वो ट्रेड कर रहा था लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में। आज उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है, तो 96 के टारगेट के लिए एल&टी फाइनेंस यहाँ पे बाय। ओके, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग। चलिए अब एक काम करते हैं। Q3 में कैंसाई नेरोलैक के नतीजे जो हैं वो अनुमान से थोड़े कम रहे हैं। कंपनी का मुनाफा करीब 14% घटा है। इन नतीजों और आगे की ग्रोथ पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कैंसाई नेरोलैक की MD अनुज जैन। एक बार जरा उनको स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज़, और बात करते हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा कि सभी पेंट कंपनियों ने कंप्लेन की थी कि इस बार मॉनसून थोड़ा लंबा खींचा, इसकी वजह से शायद थोड़ा सा इस पूरे सेक्टर में, सिर्फ पेंट नहीं, इवन पिडिलाइट के भी हमने नंबर्स देखे थे, थोड़े से कमज़ोर रहे थे। अनुज जी, गुड आफ्टरनून। आपके लिए भी यही कारण रहा क्या नेट प्रॉफिट घटने का, कि थोड़ा मॉनसून लंबा था, इसकी वजह से लोगों ने शायद पेंट थोड़ा कम किया होगा? मतलब लास्ट क्वार्टर में भी हम लोगों ने बात किया था, ये थोड़ा एक विजिबिलिटी था, बिकॉज एक तो दिवाली इस बार जल्दी थी अक्टूबर में, और जनरली जब भी दिवाली जल्दी होती है, और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो मानसून हैं वो एक्सटेंड होते हैं। एंड एक और कारण जो इस बार था वो लास्ट ईयर इस अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी हैवी प्राइस इंक्रीज आया था, जिससे जो अपने डीलर्स थे उन्होंने अपना स्टॉकिंग लेवल ऊपर कर दिया था। तो ये तीनों रीजन की वजह से हमने एस्टिमेट किया था कि जो Q3 की ग्रोथ कम रहेगी। हमारे केस में अगर आप देखें तो एक लास्ट ईयर इस क्वार्टर के अंदर जो अदर ऑपरेटिंग इनकम थी, उसमें एक नॉन रेकरिंग इनकम थी, जो कि अगर उसको हटा दें तो एक्चुअली जो रेवेन्यू ग्रोथ, नेट रेवेन्यू ग्रोथ है वो 4% ऊपर है, और एबिटा 14% ऊपर है। तो ये एस्टिमेटेड था, और अगर सपोज अप्रैल टू दिसंबर के अगर रिजल्ट देखें तो जो ग्रोथ फ्रंट के ऊपर वो अभी भी अच्छी डिमांड और अच्छा ग्रोथ दिखाई देता है। ओके, अच्छा, आपकी कंपनी में आपका मतलब डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल दोनों में अच्छा खासा एक्सपोजर है। दोनों सेगमेंट में इस समय आपको क्या विजिबिलिटी दिख रही है, और मार्जिन को लेकर दोनों सेगमेंट्स में किस तरीके की विजिबिलिटी आपको दिखती है? आपकी आवाज़ थोड़ी इंटरप्ट हो रही है, मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन। मैं पूछ रहा था कि दोनों सेगमेंट, आप क्योंकि डेकोरेटिव
सेगमेंट में भी हैं और इंडस्ट्रियल में भी हैं, आपका दोनों सेगमेंट में क्या आउटलुक है अगले कुछ महीनों के लिए? देखिए, अभी जो ये दिखाई दे रहा है अपने को एग्जांपल, जैसे ऑटो के अंदर अच्छा ग्रोथ का मोमेंटम बना हुआ है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बना रहेगा। जो टू व्हीलर था वो थर्ड क्वार्टर के अंदर उसकी ग्रोथ, प्रोडक्शन ग्रोथ म्यूटेड थी। जो रूरल के अंदर पिछले 3 क्वार्टर में हमने देखा है कि थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो अगर वो ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले कुछ पीरियड के अंदर टू व्हीलर के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और जो डेकोरेटिव की मार्केट है, जो आउटलुक है, जो आगे के कुछ महीने हमें नजर आ रहे हैं, उसमें एक अच्छा ग्रोथ दिखाई देता है। अच्छा अनुज जी, आपने अगर आप देखें प्राइस हाइक्स भी लिए थे और मैं इनफैक्ट मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी देखूं, इट्स 10.7 फॉर दिस क्वार्टर। एग्जैक्टली ये जो अब सब अगर आप देखें हेडलाइंस नंबर देखें क्रूड के, आई मीन करीब करीब 80 to 84 की ट्रेजेक्टरी मोर लेस क्रूड मेंटेन करके चल रहा है इस वक्त। ऐसे में एक हल्का सा आउटलुक प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि आपकी आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए मार्जिन ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी, इंक्लूडिंग दिस प्राइस हाइक्स, और किस रेंज में आप कंफर्टेबल होंगे? देखिए, प्राइस राइज डेकोरेटिव में फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में कुछ 3% का प्राइस इंक्रीज आ चुका था। थर्ड क्वार्टर में कोई प्राइस इंक्रीज नहीं आया। इंडस्ट्रियल के अंदर प्राइस इंक्रीज थर्ड क्वार्टर में भी आया, तो टोटल प्राइस इंक्रीज 8 to 9% का हमने लिया है। एंड अगर इस थर्ड क्वार्टर में देखें तो जो ग्रॉस मार्जिन है 170 बेसिस पॉइंट हमारा इंक्रीज हुआ है, जिसका रीजन एक तो प्रोडक्ट मिक्स है, दूसरा प्राइस इंक्रीज है, और तीसरा जो ये रॉ मटेरियल के प्राइसेस थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं उसका वो है। एंड ये ट्रेंड हम लोग होप कर रहे हैं कि शायद आगे कंटिन्यू रहेगा। हालांकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन स्टिल थोड़ा सा वॉलेटाइल सिचुएशन दिखाती है, बट फिर भी उम्मीद है कि ये जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे रहेंगे। एंड प्राइस इंक्रीज भी जो हमने थर्ड क्वार्टर में लिया है, तो आने वाले टाइम पे ग्रॉस मार्जिन का इंप्रूवमेंट नजर आता है। नंबर्स में बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली नजर आता है। और अभी फिलहाल फॉर द टाइमिंग आपको जिस प्रकार की आई मीन कॉस्ट है उसके चलते हाल फिलहाल में कोई सर प्राइस हाइक की गुंजाइश है या नहीं है इस वक्त? नहीं, अभी प्राइस इंक्रीज कंप्लीट या फिर वो पास ऑन करने? ओके, तो अभी डेकोरेटिव के अंदर पूरा प्राइस इंक्रीज आ चुका है, और जो बेस्ट पॉसिबल था वो भी आ चुका है। अनुज जी, फिर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। ओके, तो ये कैंसाई नेरोलैक की मैनेजमेंट हमारे साथ थी इस समय और चर्चा कर रहे थे इस पर कि क्या व्यू बन रहा है। और क्लियरली एक पूरे के पूरे सेक्टर में ये व्यू रहा है कि थोड़ा सा, क्योंकि जो आपका मॉनसून था वो थोड़ा एक्सटेंड हुआ था, दिवाली इस बार थोड़ी जल्दी आ गई थी। नॉर्मली दिवाली नवंबर में आती है, इस बार अक्टूबर में आ गई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा ये जो क्वार्टर था ये सबके लिए वीक रहा है। एशियन पेंट्स के आपने नंबर देखे थे, बर्जर पेंट्स के आपने नंबर देखे थे, और तो और मैं कहूँगा कि पिडिलाइट के भी नंबर्स आपने देखे थे। सिद्धार्थ जी, कोई व्यू इस पर कैंसाई पर? जी अनुज, कंसाई तो हमारे कवरेज में नहीं है, मगर आप जो बता रहे हैं हम एशियन पेंट्स हमारे कवरेज में डेफिनेटली है। और जो तिमाही नतीजे आए थे बहुत ही वीक थे। हम अनुमान कर रहे थे 5% वॉल्यूम ग्रोथ का फॉर द क्वार्टर, बट वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैट था, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमारे एस्टिमेट से कम 10 से 15% लोअर थे। मैनेजमेंट में डेफिनेटली इंडिकेट किया है कि अक्टूबर में तो डिमांड बहुत ही वीक था, बट नवंबर में थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला है। बट अगर आप ओवरऑल बात करें तो हमें लगता है कि नियर टर्म वॉल्यूम प्रेशर में रहेगा। मार्जिन्स भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की स्कोप कम है, चाहे आप कमोडिटी साइड से बात करें या चाहे जो वीक वॉल्यूम को केटर करने के लिए थोड़ा रियलाइजेशन साइड से भी थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। और वैल्यूएशन तो हम देख ही रहे हैं कि आज के दिन में मार्केट में ये सारे जो प्रीमियम वैल्यूएशन स्टॉक्स या कंपनीज जो नतीजे बहुत स्ट्रांग नहीं दे रहे, मार्केट उनके प्रति बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दे रहा है। तो ओवरऑल हमारा व्यू तो इस स्पेस में न्यूट्रल का ही है, अवॉइड का ही रहेगा फॉर 1 or 2 more quarters। ये कंसाई नेरोलैक पे आपका व्यू था। और एग्जैक्टली अगर आप देखें इस वक्त जरा तीनों स्टॉक्स लेके आइए, कंसाई नेरोलैक, अच्छा एशियन पेंट्स भी लेके आइए। एशियन पेंट्स आपकी स्क्रीन पे 2744 अभी भी इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे, बिलो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप पिडिलाइट को लेके आइए, पिडिलाइट आपकी स्क्रीन पे 2337 स्टिल एट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इस दौर की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे। और जिस मैनेजमेंट की हमने अभी चर्चा करी, जिस कंपनी की चर्चा की, कंसाई नेरोलैक, सेम इज द केस विद कंसाई नेरोलैक, इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे, बिलो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चलिए अब कुछ अच्छे चार्ट्स, और आई थिंक वो चार्ट्स जो कि एक ब्रेकआउट के कगार पे हैं वो लेके आते हैं। मैं कुछ देर पहले आपको जो वो ओआई की समरी दिखा रहा था उसमें से आप लेके आइए एस्ट्रल। अब अगर आप एस्ट्रल का ओआई बिल्डअप देखें तो आज तेरे डायरेक्टर साहब प्लीज़ मेंशन करिएगा, और इसका ओआई जो हमारे पास होता है ना डेटाबेस में, वो दिखाइएगा।
एस्ट्रल ने एक अटेम्प्ट लिया था 16 दिसंबर को, वाइड अप है करीब करीब 2.25% का। एक अटेम्प्ट लिया 15 दिसंबर को, सक्सीड नहीं हो पाया। दूसरा अटेम्प्ट लिया 10 जनवरी को, सक्सीड नहीं हो पाया। लेकिन आज अभी भी सक्सीड नहीं हुआ है, बट स्टिल उस हायर रेंज को स्ट्राइक करता हुआ। आपकी राय राजेश सतपुते जी, एस्ट्रल पे क्या है? अच्छा अटेम्प्ट करा है इसने लगभग 4-5 टाइम इस 2115 2120 की ट्रेजेक्टरी को पार करने का। फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए आपका क्या व्यू है इस स्टॉक पे? वीरेन जी, मुझे लगता है एक बेहतरीन चार्ट है। इट्स सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट जो आपने आइडेंटिफाई किया, बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप इसे थोड़ा वक्त दे, थोड़ा पोजिशनल रखे, तो इसका टारगेट बनना चाहिए 2250 का। लेकिन अगर आप प्योर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो देखिए, इसका आज का पहला हर्डल था 2120 जो इसने टेस्ट किया। लेकिन चार्ट देख के लगता है ये 2120 को सरपास करेगा और 2160 तक ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यूएशन में आएगा। सो एस्ट्रल इज अ क्लियर कट बाय। आपका स्टॉप लॉस होगा 2100 के ऊपर, सॉरी 2100 के नीचे। सो आपका स्टॉप लॉस रखे 2080 का और एस्ट्रल में लॉन्ग पोजीशन बनाए और जैसे जैसे चले वैसे वैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए। मुझे लगता है बेहतरीन चार्ट। ओके, एस्ट्रल का बेहतरीन चार्ट इस समय। एक चार्ट जो बिल्कुल बेहतरीन नहीं है इस समय वो है निफ्टी मेटल्स इंडेक्स। एक बार वापस लेकर आइए वो चार्ट, और अच्छी खासी वीकनेस उसमें, और टाटा स्टील के नंबर से पहले थोड़ी सी और गिरावट बढ़ रही है यहाँ पर। अब 2% नीचे मेटल्स इंडेक्स, और इसका थोड़ा स्लाइटली लॉन्गर टर्म चार्ट लेकर आइए, क्योंकि और ये मुझे कई लोगों ने पूछा था कि वो जो एक रैली बड़ी बन रही थी क्या वो पंक्चर हुई है? बिल्कुल पंक्चर हुई है। इसमें मतलब कोई व्यू की ज़रूरत ही नहीं है, वो क्लियर हो गया था वहाँ पर। जिस तरीके से एकदम से स्टॉक गिरना शुरू हुआ था चाइना के ओपनिंग अप के बाद, उल्टा और वहाँ पर डिक्लाइन आई है, और करीब करीब 13-14% ये इंडेक्स अब गिर चुका है अपने हाई से। याद रखिएगा, इसने अभी अभी 52 वीक हाई लगाया था, और वहाँ से ज़बरदस्त स्लिप इनफैक्ट इस इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी एक बार जरा वापस लेकर आइए। निफ्टी इस समय डे लो पर तो नहीं है, डे लो से करीब 50 पॉइंट ऊपर है, लेकिन क्लियरली एक फ्रेश डिक्लाइन यहाँ पर आपको दिखाई देगी निफ्टी में, और उसका कारण है एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। इनफैक्ट बैंक निफ्टी जो एक कंफर्टेबली ग्रीन में चल रहा था वो रेड में आया है। एक्सिस बैंक अभी भी ग्रीन में, लेकिन डे लो पर। ICICI बैंक डे लो पर, और अब बैंक निफ्टी आएगा आपकी स्क्रीन पर, वहाँ पर डिक्लाइन। और एक बार अदानी एंटरप्राइजेस का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, एंटरप्राइजेस का इंट्राडे चार्ट, उसमें आपको दिखाई देगा कि वो स्टॉक जो है वो भी थोड़ा ऊपर से हल्का सा इस समय हल्का हो रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आपका फोकस रहना चाहिए। चलिए अब एक काम करते हैं, अब यतिन के पास चलते हैं, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो यतिन ट्रैक कर रहे हैं वो MSCI से रिलेटेड। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या डेवलपमेंट है और किन स्टॉक पर नजर रखें? गुड आफ्टरनून। देखिए अनुज, MSCI का जो चेंजेस होने वाला है वो आपको 9 फरवरी को, यानी 10 फरवरी की सुबह को, फ्राइडे को इंडियन मार्केट्स में ये बदलाव आ जाएंगे। जहाँ तक कि ब्रोकरेजेस का एस्टिमेट है, और हमने 1-2 ब्रोकरेजेस से जिनसे बात की, उनका कंपाइलेशन अगर हम देखें तो 2 कंपनीज MSCI में इंक्लूड हो सकती हैं, जिनमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली बैंक ऑफ बड़ौदा का है। और बैंक ऑफ बड़ौदा की हम बात करें अगर, तो यहाँ लगभग 1200 करोड़ रुपए तक की खरीदारी आपको आती हुई दिखाई दे सकती है, अगर इसका वेट MSCI लगभग 0.25% कर दे तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे नज़र रहेगी। यहाँ MSCI का इंक्लूजन इस टाइम हो सकता है। CG पावर, ऑब्वियसली ये एक स्टॉक हमने देखा है कि मुर्गप्पा ग्रुप के टेक ओवर के बाद यहाँ किस हिसाब से रैली हुई और मार्केट कैप भी बड़ा हो गया, और इसीलिए यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ भी इंक्लूजन की बातें चल रही है। 1200 करोड़, जो जितना बैंक ऑफ बड़ौदा का वेट है शायद उतना ही वेट आपको CG पावर को मिलता हुआ दिखाई पड़े। एक्सक्लूजन में बायोकॉन MSCI ग्लोबल इंडेक्स से एक्सक्लूड हो सकता है। इसका जो वेट है वो कट के अगर हम देखें गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा, और लगभग 550 करोड़ रुपए तक का आउटफ्लो यहाँ देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली अगर हम 2 स्टॉक्स पे फोकस करें जिनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इंक्लूजन की, तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, और एक्सक्लूजन की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ दिखेगा आपको बायोकॉन। लेकिन अनुज नजर रहेगी अदानी ग्रुप पे। हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से अभी किसी ब्रोकर ने शायद कैलकुलेट किया भी नहीं होगा। या जो मैंने बातचीत की 2-3 क्वांट एनालिस्ट से जो ये ट्रैक करते हैं, उनका मानना ये है कि जो अदानी ग्रुप में गिरावट हुई है वो कट ऑफ डेट के बाद हुई है, तो इस टाइम शायद MSCI यहाँ डिलीशन या वेटेज चेंजेस ना करे, नंबर 1। नंबर 2, MSCI ने अपने स्टेक होल्डर्स से और जो इनके क्लाइंट्स हैं इनसे फीडबैक मंगाया है कि क्योंकि फ्रॉड और काफ़ी सारी चीज़ों की बात हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आई थी, तो क्या एक्शन लिया जाए, क्या सजेशंस स्टेक होल्डर्स से लिए जाएं, तो शायद वो भी मुझे लगता है डिसीजन इस रिव्यू में नहीं आना चाहिए। तो शायद ये आपको मार्च एंड या मार्च के महीने में दिखाई पड़ेगा। तो बहुत डिफिकल्ट है कहना ये क्या होगा, लेकिन अगर आप अंबुजा सीमेंट की बात करें तो शायद यहाँ वेटेज बढ़ सकता है।
अभी वो वेटेज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, एमएससीआई क्या कॉल लेती है वो देखना होगा। लेकिन जो अदानी ग्रुप का पिक्चर है अभी क्लियर नहीं है, तो मुझे लगता है ये 10 तारीख को जो हम फोकस करेंगे, ये फोकस करेंगे कि ये जो अदानी ग्रुप पे डिसीजन है एमएससीआई का वो क्या है, और क्या वो यहाँ कमेंट भी देते हैं क्या, क्योंकि एक छोटा कमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे के पूरे ग्रुप स्टॉक्स में, खास करके अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट। ओके, तो नहीं, लेकिन तो ये एमएससीआई फ्लेक्सिबल होता है या फिर ऐसा आपने बोला अगर कट ऑफ निकल गया तो फिर वो बस नहीं तो अगर कट ऑफ निकल गया तो देखिए रूल्स जो अगर एमएससीआई की रूल बुक से जाए तो जो रूल बुक है उसमें तो क्लियर है कि भाई कोई प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए अदानी ग्रुप में। ऑब्वियसली अगले रिव्यू में क्योंकि अदानी ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरी है जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं, तो ऑब्वियसली वेट चेंज तो होगा ही नीचे की तरफ, तो वहां एमएससीआई की इंडेक्स सेलिंग तो आएगी। लेकिन हम ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि कंप्लीटली डिलीट करेंगे क्या, क्योंकि आप डाउ जोन्स की सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स देखें तो 250 ग्लोबली बड़ी कंपनीज होती है, वहां अदानी ग्रुप के शेयर्स को डिलीट किया गया बिना कोई कारण बताए, इन्होंने सिर्फ जाके डिलीट कर दिया। तो अगर एमएससीआई ये टाइप का आउट ऑफ द वे, स्टेक होल्डर का फीडबैक क्या आता है, अगर सारे के सारे स्टेक होल्डर बोलते हैं कि नहीं ये डिलीशन होना चाहिए या इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कंपनी से कम्युनिकेशन करना चाहिए, तो मुझे लगता है वो डिसीजन लिया जाएगा। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है काफ़ी छोटी टाइमलाइन पे एमएससीआई काम कर रही है, तो इस रिव्यू में तो शायद कोई डिसीजन नहीं आ सकता। ओके, चलिए ठीक है। तो हितेन शुक्रिया ये जानकारी रखने के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और सीजी पावर, इनका इंक्लूजन और बायोकॉन और वेट इंक्रीज और बायोकॉन का जो वेट कट और उसकी वजह से ये नंबर्स आपके सामने आएंगे। ये 1200 करोड़ की बाइंग बैंक ऑफ बड़ौदा में, 1200 करोड़ की सीजी पावर में, और उसके अलावा डिक्लाइन जो है वो बायोकॉन में। बायोकॉन के शेयर ने एक्चुअली अंडर परफॉर्म किया भी था, तो इन सब स्टॉक्स पर थोड़ी सी नज़र रहेगी। सिद्धार्थ जी, इनमें से कोई स्टॉक आप ट्रैक करते हैं क्या? बायोकॉन, बैंक ऑफ बड़ौदा, सीजी पावर? जी अनुज, बैंक ऑफ बड़ौदा है जो हमारे कवरेज में है, जिसपे हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है। अगर आप देखें तो ओवरऑल ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में तो नतीजे अच्छे आ ही रहे हैं, मगर अगर आप देखें जो पीएसयू बैंक है उनके नतीजों में जो ग्रोथ है वो प्राइवेट बैंक से भी काफी हायर है, बिकॉज उनका लो बेस था, जो प्रोविजनिंग और जो एसेट क्वालिटी प्रोविजनिंग की वजह से जो बेस था वो बहुत कम था। अब जो एक सिस्टमेटिक क्रेडिट ग्रोथ जो हम देख रहे हैं इंडिया में आफ्टर ऑलमोस्ट 10 इयर्स, जो ग्रोथ है 15, 16, 18% का जो सिस्टम लोन बुक ग्रोथ है, उसका डेफिनेटली बेनिफिट पीएसयू बैंक्स को भी मिल रहा है। जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ है, जो बजट में केपेक्स की बात कर रहे हैं, एक प्राइवेट केपेक्स साइकिल में भी काफी बढ़ाव देखने को मिला है, जिसका बेनिफिट ओवरऑल पीएसयू बैंक्स को मिला है। अगर देखें रिजल्ट्स लास्ट वीक आए थे फ्राइडे को, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स था, जो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट था वो 50% से ग्रो किया, एनआईए वाज मच हायर, अदर इनकम्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो हमें लगता है ओवरऑल जो नतीजे हैं उसमें आगे चलकर भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। आरओएस जो है वो बढ़कर अब 1% से अबव आ जाएंगे। एंड अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन अभी भी लेस देन बुक पे, एडजस्टेड बुक पे मिलता है, तो यहाँ पे काफी अपसाइड का पोटेंशियल है। हमारा टारगेट तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे 240 का है, जो कि ऑलमोस्ट 40-45% अपसाइड देता है करंट लेवल से। ओके, अच्छा, दो स्टॉक्स लेकर आइए, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक। इंट्राडे चार्ट्स दोनों के हमारे सिस्टर चैनल CNBC TV 18 पर एक न्यूज़ ब्रेक हुई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो शायद वेदांता की जो सब्सिडरी है उसका जो हिंदुस्तान जिंक का ग्लोबल जिंक एसेट का बायआउट है उसको शायद अपोज करेगी, और माइंस मिनिस्ट्री उसमें एक ऑब्जेक्शन रेज करेगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये नेगेटिव होगा शायद वोडाफोन के लिए। और ये यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, ये हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 उनकी तरफ से न्यूज़ इस समय आ रही है, और इसका इम्पैक्ट आपको इस समय हिंदुस्तान जिंक हालांकि पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, 1.5% ऊपर है, और वेदांता करीब 3% नीचे है। तो क्या मतलब आगे जाके इसके लिए थोड़ी बिडिंग होगी, सीधा सिर्फ वेदांता को नहीं मिलेगा? मैं जस्ट सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ इस न्यूज़ को पढ़ने के लिए कि क्यों हिंदुस्तान जिंक ऊपर आया और क्यों वेदांता नीचे आया, और अगर वेदांता हो क्या इसके लिए आगे जाके अगर ज़रूरत होगी तो और पैसा देना पड़ेगा। ये शायद एक मामला यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो सकता है आगे जाके, और इसके लिए आप इस तरीके का मूव यहाँ पर देख रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक देखिए इस समय डे हाई पर, और वेदांता इस समय डे लो पर। तो ये इंटरेस्टिंग न्यूज़। सिद्धार्थ जी, कोई व्यू आपका हिंदुस्तान जिंक या वेदांता पर? जी, ओवरऑल अगर आप मेटल की बात करें तो डेफिनेटली रिजल्ट्स में तो काफी गिरावट देखने को मिली है, बिकॉज ऑफ जो कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट हुए हैं।
बट और अगर आप आउटलुक की बात करें तो नियर टर्म आउटलुक जो ग्लोबल स्पेशली जो कंज्यूमिंग कंट्रीज है यूएस और यूरोप दोनों में जो एक स्लोडाउन इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से प्राइसेस पे थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। बट ऑन द अदर साइड जो चाइना जो बहुत स्ट्रांगली अपनी इकोनॉमी को रीओपन किया है वो एक काफी सपोर्ट का लेवल। तो हमारा व्यू तो थोड़ा बहुत यहाँ पे न्यूट्रल टू अंडरवेट है मेटल स्पेस में। अगर आप जो करंट डेवलपमेंट आप जो बता रहे हैं वो अभी देखना पड़ेगा, मगर अगर ऐसा कुछ भी होता है तो डेफिनेटली वेदांता के लिए थोड़ा नेगेटिव है। बट अदरवाइज जो डिविडेंड यील्ड था जो वेदांता ने अपने जो हिंदुस्तान जिंक के थ्रू अनाउंस किया था तो वो थोड़ा बहुत स्टॉक को सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं डाउनसाइड में जाके प्रोटेक्ट करता है। बट बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है, ये डेवलपमेंट को थोड़ा समझना पड़ेगा। हमारा व्यू मेटल्स पे थोड़ा सा न्यूट्रल टू अंडरवेट रहेगा। चलिए सिद्धार्थ जी, आपके पास वापस आ रहा हूँ मैं मिड कैप फंडा के लिए, और एक्चुअली 4 का चौका आप थोड़ा टीज कर देते हैं, इसको बताते हैं कि क्या ट्रेड्स आपको मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले सस्ता ऑप्शन हम लेंगे शिल्पा राव जी की तरफ से, फिर एफएनओ का सुपरस्टार के लिए राजेश सतपुते जी से बात होगी, उसके बाद चार्ट का चमत्कार लेंगे हम विकास सालुंके जी से, और मिड कैप फंडा के लिए हम जाएंगे सिद्धार्थ खेमका जी के पास वापस। लेकिन एक बार ज़रा इन 2 स्टॉक्स को मैं एक बार वापस रिविजिट करना चाहता हूँ। काबा जी ज़रा चार्ट देखिए वेदांता का, क्या लग रहा है यहाँ पर? ओके गाबा जी आप म्यूट पर हैं। हाँ जी सॉरी वेदांता का थोड़ी दिक्कत हो रही थी इंटरनेट की, फिर शुरू किया। ऐसा है कि वेदांता का चार्ट थोड़ा वीक नजर आता है, पॉसिबल है कि लो लेवल देखे, लेकिन 300 के आसपास थोड़ा सपोर्ट है। ट्रेड कर रहा है 307 में, शॉर्ट कर सकते हैं लेकिन थोड़ा रिस्की शॉर्ट है, लेकिन है वीक। पॉसिबल है कि 310 311 का स्टॉप लगा चले तो 300 पॉसिबल है। ओके ठीक है, तो ये इस समय वेदांता पर कॉल। चलिए अभी काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी के पास चलते हैं सबसे पहले सस्ता ऑप्शन के लिए। शिल्पा जी आपकी ट्रेड? जी मेरा सस्ता ऑप्शन अभी के लिए रहेगा दीपक नाइट्रेट में 1900 का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है अराउंड 35-36 पे। आपको इसमें अभी पार्टिसिपेट करना है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 20 का रहेगा और टारगेट्स टुवर्ड्स 59 एंड 74। ओके दीपक नाइट्राइट की 1900 की कॉल, बहुत टाइम के बाद आज दीपक नाइट्राइट में एक अच्छा मूव आया। सुबह सुबह इसको स्पॉट किया गया था और अब देखिए इस समय एक 1900 की कॉल आपको सजेस्ट की जा रही है यहाँ पर। लॉट साइज 250 है यहाँ पर, 35 रुपये पर आपको ये कॉल लेने की समय एडवाइस। चलिए अब एक काम करते हैं, राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं एफएनओ सुपरस्टार के लिए। राजेश जी ट्रेड आपके? अनुज जी देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे एक सीरियस ब्रेकडाउन हुआ है। जिस मेटल का आप जिक्र कर रहे थे वहां पे जेएसपीएल का अगर आप चार्ट देखें तो 50 DMA के नीचे ये खिसका है और अच्छा खासा खिसका है, यानी 567 का आसपास का सपोर्ट था वो तोड़ा है। तो 570 के 570 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर में इसे बेचे। इसका जो पहला टारगेट होगा रहेगा 540 का। ओके तो यहाँ पे अगर आप देखें राजेश सतपुते जी का ट्रेड जेएसपीएल, और इसके बाद लेके आते हैं चार्ट का चमत्कार। ये आएगा विकास सालुके जी के सौजन्य से। विकास क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त, आपका ट्रेड? जी हाँ वीरू जी, SW सोलर मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जिस हिसाब से वीकली चार्ट पे जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है उसको लास्ट वीक में उसने ब्रेकआउट दिया था और ये वीक के शुरुआत में अच्छा खासा मोमेंटम भी कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। तो 314 के टारगेट पे इसको बाय करना है। नीचे में स्टॉप लॉस आएगा 284 का, और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा यहाँ पे लास्ट सेकेंड हाफ में मोमेंटम कर चुका है, फर्स्ट हाफ में भी, और मुझे लगता है कल के लिए भी ये कैरी करके लेके जाए तो बहुत बढ़िया मोमेंटम इस काउंटर में आएगा। तो 314 का टारगेट यहाँ पे SW सोलर में आते हैं। ओके आपका अगर आप देखें स्टर्लिंग एंड विल्सन आपकी स्क्रीन पे 296 पे आप कैश की कॉल के साथ गए हैं इस वक्त की, और आपका ये है ट्रेड आज का चार्ट के चमत्कार स्टर्लिंग एंड विल्सन। अब चलते हैं सिद्धार्थ खेमका जी की तरफ मिड कैप फंड का आइडिया सुनने के लिए। बताइए सिद्धार्थ जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जो मेरा पिक है वो ऑटो क्षेत्र से है। बहुत ही स्मॉलर कंपनी नहीं है, थोड़ी लार्जर मिड कैप कंपनी है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज के हाल में अगर आप देखें तो एक एनालिस्ट मीट रखा था जहां पे कंपनी ने बहुत ही बड़ा अपना जो बिजनेस आउटलुक है, विजन है बियॉन्ड नियर टर्म, उसको प्रेजेंट किया था। और जो कंपनी है वो एक्सपोर्ट्स पे काफी फोकस्ड है। और 2 सेक्टर है, एक है ईवीज जहां पे कंपनी नियर टर्म में नेक्स्ट 12 से 18 महीने में बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें जो बियॉन्ड 2025 है, वहां कंपनी फोकस कर रही है ऑल्टरनेट फ्यूल, चाहे वो आप हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल पावर ट्रेन की बात करें या आप सोडियम आयन बैटरी, हाइड्रोजन सिलेंडर, ये सारे टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। और
जो दूसरा बड़ा ट्रिगर है वो है डिफेंस स्पेस में कंपनी ने काफी बहुत काम आगे बढ़ चुके हैं। बियॉन्ड आर्मर्ड व्हीकल्स अब कंपनी को आर्टिलरी गन्स के भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। यूएस का एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर है। इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन आर्मी से भी उन्हें एक बड़े ऑर्डर की एक्सपेक्टेशन है मार्च अप्रैल। ओके थोड़ा सा यहाँ पर लाइन में दिक्कत, लेकिन कॉल मिल गई हमको भारत फौज की। तो एक काम करते हैं, चारों की चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं, फिर आशीष के पास जाएंगे और समझेंगे जो कल नंबर्स आने वाले हैं उनकी इंपॉर्टेंस। सबसे पहले शिल्पा जी ने 1900 की कॉल दी दीपक नाइट्राइट की और 39 रुपये रेट इसमें, 59 रुपये पहला टारगेट, 74 रुपये दूसरा टारगेट, 20 रुपये का स्टॉप लॉस। राजेश सतपुती जी ने एक ब्रेक डाउन स्पॉट किया जिंदल स्टील एंड पावर में और यहाँ पर शॉर्ट की सलाह है आपके लिए। 540 का यहाँ पर टारगेट और 570 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। विकास सालुंके जी ने एक कैश स्टॉक दिया है स्टर्लिंग एंड विल्सन, टारगेट 314 का, स्टॉप लॉस करीब करीब 284 का, ये यहाँ पर चार्ट का चमत्कार। और अभी मिड कैप फंडा में सिद्धार्थ खेमका जी ने भारत फौज पर दांव लगाने की सलाह दी 874। चलिए अब बात करते हैं कल की, क्योंकि कल आने हैं नंबर्स बड़े बड़े। F&O के 10 नंबर्स आने हैं और मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि किनको लिया जाए और किनको छोड़ा जाए, तो मैंने वो आशीष पर छोड़ दिया। चलिए आशीष बताइए कौन से स्टॉक्स। कल निफ्टी की 3 कंपनीज के नंबर्स आने, जिसमें एक अदानी पोर्ट है, लेकिन उसके पोल की इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हम सब मैनेजमेंट की कमेंट्री पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, वो इंटरेक्ट कर रहे होंगे मीडिया से, एनालिस्ट फ्रेटर्निटी से, तब समझा जाएगा। जो बाकी 2 नंबर्स हैं उसमें है भारती एयरटेल और हीरो मोटोकॉर्प। इन नंबर्स पे जाता हूं। भारती एयरटेल के कल जो नंबर्स आएंगे, लास्ट टाइम मैं देख रहा था वो नंबर्स आए थे करीब 4:15 बजे शाम को, तो बाजार बंद होने के बाद भारती एयरटेल के नंबर आने हैं। जो एक्सपेक्टेड है आय में तिमाही दर तिमाही, हम क्यू ऑन क्यू देखते हैं टेलीकॉम कंपनीज को, 0.25% का जंप होगा, इबिटा 3.25% बढ़ेगा, मार्जिन करीब 25 से 30 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखाएंगे और मुनाफा 3.5% बढ़ेगा। ये हेडलाइन नंबर्स। 2 बिजनेसेस वर्टिकल्स हैं, एक तो अफ्रीका कारोबार है जिसके नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, हम सबको पता है। अफ्रीका दरअसल भारती एयरटेल की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में, चाहे रेवेन्यू हो, इबिटा हो, 30% का कंट्रीब्यूशन आता है और वो पता है कि वहां पे आय तिमाही दर तिमाही 3% बढ़ी और मार्जिन फ्लैट स्लाइटली बल्कि दबाव में आए। जो नजर रहेगी वो इंडिया मोबाइल बिजनेस पे और वहां पे अनुमान है आय 2.25% बढ़ेगी, मार्जिन 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे। तो अफ्रीका के ठंडे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की भरपाई इंडिया बिजनेस करता हुआ नजर आएगा और आरपू में एक्सपेंशंस कंटिन्यू रहेंगे। इस बार एक्सपेक्टेड है कि 190 से बढ़कर 193.4 रुपीस के आसपास आरपूस पहुंचेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज, भारती एयरटेल ने अपने दाम बढ़ाने शुरू करें एंट्री लेवल प्लान्स के, खास तौर पे नवंबर में 2 सर्कल्स का अनाउंसमेंट करा, उसके बाद 7 और सर्कल्स का अनाउंसमेंट करा, तो 22 सर्कल्स में 9 सर्कल्स में एंट्री लेवल के दाम बढ़ा दिए गए। स्ट्रीट कीनली वॉच आउट कर रही है कि ये चीपर प्लान्स बाकी के सर्कल से भी डिसकंटिन्यू करने की तैयारी हो रही है या नहीं। जहां तक हीरो मोटोकॉर्प की बात है, ठंडे नंबर्स होंगे। खैर ये नंबर्स भी बाजार बंद होने के बाद, बल्कि भारतीय के नंबर्स के शायद बाद शाम 6 बजे के आसपास, 5:45 बजे के आसपास आमतौर पर आते हैं। जो पता है अब तक हमें वो है क्वार्टरली वॉल्यूम्स का रन रेट आपकी स्क्रीन पर। साल दर साल 4% गिरा हुआ है और क्यू ऑन क्यू 13% गिरा हुआ है। वॉल्यूम्स इस तरह से गिरे हुए हैं तो फाइनेंशियल इतने ज्यादा इंप्रूव होने की गुंजाइश है ही नहीं। तो नंबर्स क्या एक्सपेक्टेड है, आय केवल 0.25% बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी जब वॉल्यूम्स गिरे हुए हैं? दरअसल एवरेज सेलिंग प्राइस जो व्हीकल्स की वो एक्सपेक्टेड है इंप्रूव होगी, उसका फायदा मिल जाएगा, इसीलिए रेवेन्यूज 0.2% उछाल दिखाएंगे। इबिटा भी 0.2% का इजाफा है। मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट्स का साल दर साल इंप्रूवमेंट और मुनाफा करीब 3% के आसपास दबाव में। बहुत ही फ्लैटिश नंबर्स, और क्योंकि वॉल्यूम्स के आंकड़े पता है तो स्ट्रीट ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं रही है। ये हीरो मोटोकॉर्प की कहानी। ओके आशीष शुक्रिया। तो ये 2 नंबर्स और सुमित जुड़ेंगे कुछ देर में और वो अंबुजा के सीमेंट्स का एक्सपेक्टेशन रखेंगे हमारे सामने। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प और भारती एयरटेल, एक बार दोनों का चार्ट लेकर आइए। आज तो खैर भारती में थोड़ी कमजोरी का कारण भी था, क्योंकि जो हमने सुबह भी डिस्कस किया था, वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल, मतलब जो डिओपॉली वाली मार्केट एक अजम्पशन लेकर चल रही थी, वहाँ पर एक ब्रेक लगता हुआ और इसके लिए स्टॉक में थोड़ा प्रेशर, हालांकि लोअर लेवल से रिकवर हुआ। और जो आशीष ने बोला कि उन्होंने काफ़ी सर्कल्स में अपने एंट्री लेवल रेट्स जो हैं वो बढ़ाए हैं, तो उसको देखते हुए क्या स्ट्रीट आगे पॉजिटिव व्यू लेता है स्टॉक को या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कोई व्यू यहाँ पर सिद्धार्थ जी आपका भारतीय एयरटेल पर?
देखिए, अगर आप भारतीय एयरटेल की बात करें तो हमारा व्यू तो काफी पॉजिटिव है। ओवरऑल अर्निंग्स कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुए हैं, आरपूस में काफी इंप्रूव हुआ है। जो मिक्स है वो 4G मिक्स इंक्रीज होने की वजह से ओवरऑल नंबर्स में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। और अगर आप टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस की बात करें तो डेफिनेटली एक जो मार्केट शेयर लॉस था, जो गेन जियो की तरफ हो रहा था, वो काफी ठहरा हो गया। अब मार्केट शेयर गेन्स भी काफी किया है उन्होंने। तो ओवरऑल हमारा व्यू भारतीय एयरटेल पे काफी पॉजिटिव रहेगा। व्यू पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं हीरो मोटो की, और हीरो मोटो की मैं टेक्निकल पिक्चर समझता हूँ, क्योंकि इस समय स्टॉक है 2692, विच इज़ एग्जैक्ट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। 2692 पर स्टॉक इस समय। और अगर इसका टेक्निकल चार्ट दिखा दें डायरेक्टर साहब, तो एक बहुत ही प्यारा आपको चार्ट दिखाई देगा। एक ऐसा स्टॉक जो काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, या तो एक बड़ी स्ट्रांग बेयर मार्केट में या बड़ी स्ट्रांग बुल मार्केट में। इसके साथ कोई मिडवे पॉइंट नहीं है। ये देखिए, ये हीरो मोटोकॉर्प, इसका 3 महीने की कैंडल स्टिक्स आपके सामने। और एक बार अगर वो लाइंस वाला चार्ट और दिखा दें जिसमें 200 डे मूविंग एवरेज पर वो स्टॉक आपको एकदम क्लियरली दिखाई देगा। देखिए, ये बिल्कुल एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर, और 50 और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों एक करीब हैं। तो गोल्डन क्रॉस है या डेथ क्रॉस है, डिपेंड करता है आपकी पोजिशनिंग के हिसाब से, उस पर आप व्यू ले सकते हैं। राजेश जी, टेक्निकली हीरो मोटोकॉर्प। अनुज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक थोड़ा सा लाइट वोलाटाइल काउंटर है, यहाँ पे वॉल्यूम्स कम है, और जो दिख रहा है पिछले 2 दिनों में, दैट्स अ रिलीफ रैली। मेरे हिसाब से ये जो रिलीफ रैली है, इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा, मेजर रेजिस्टेंस, वो रहेगा 2740 के आसपास। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं 40 रुपए का फर्दर अपसाइड हो सकता है, लेकिन रिस्क थोड़ा ज्यादा है। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू स्किप दिस, क्योंकि वो अगर 2740 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, तभी जाके फिर हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज अ वी शेप रैली। तो फिलहाल तो ये मीडियन पे जाके अटकेगा, ऐसा ही लग रहा है। हीरो मोटोकॉर्प आपकी स्क्रीन पे 2692 पे। मीनवाइल एक स्टॉक लेके आइए जो कि स्क्रीन पे अपनी प्रेजेंस बहुत, अगर आप देखें, ज़्यादा इस वक्त फील करा रहा है। दैट्स टाटा केमिकल। अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा था आशीष के साथ, उसी दौरान इस स्टॉक ने एक बहुत अच्छा मूव लिया, और ये अपने लास्ट ड्यू एवरेज को अब स्ट्राइक करता हुआ, दैट्स 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मानस, आपकी रीडिंग क्या कहती है? देखिए, एसआरएफ के अच्छे नंबर्स ने कहीं ना कहीं उत्सुकता तो इस स्पेस में बढ़ा दी थी। आप इस वक्त नवीन फ्लोरिन को देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये आपका ट्रेड भी था, दैट्स डूइंग वेल। इसका इंटरडे हाई भी रहा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। टाटा केमिकल का भी इंटरडे हाई रहा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन ये कैंडल ज़्यादा इंप्रेसिव है इन कंपैरिजन टू नवीन फ्लोरिन। आपका टाटा केमिकल पे व्यू? केमिकल स्टॉक्स आज स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और उन्हीं में से एक टाटा केमिकल भी है, जिसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को आज रिगेन कर लिया। पिछले करीब 3-4 दिनों से आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। आज का मूव एक ब्रेकआउट केस है, हालांकि आज 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी तक नहीं निकला है, लेकिन पैटर्न को देख के लगता है, जो प्राइस ब्रेकआउट है उसको देख के लगता है कि आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, जिसमें 1040 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 984 का स्टॉप लॉस रखें, और ये तो एट द मनी कॉल ऑप्शन ले ले। 1000 वाला कॉल ऑप्शन 30 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 19 रुपए के स्टॉप लॉस से 50 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए ठीक है, टाटा केमिकल्स, इनफैक्ट केमिकल स्पेस में अच्छी खासी मूवमेंट, और इवन शिल्पा जी ने भी दीपक नाइट्राइट की कॉल दी थी। तो स्टॉक्स तो इस स्पेस में अच्छा कर रहे हैं इस समय, और आरती इंडस्ट्रीज़ की भी सुबह बात हुई थी, 6% ऊपर वो स्टॉक भी है इस समय। तो क्लियर ये केमिकल स्पेस में थोड़ा सा एक फॉरवर्ड जो है वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है आपको बहुत टाइम के बाद। अब एक काम करते हैं, हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो रानी जी जुड़ गए। दिनशो जी, गुड आफ्टरनून। पिछले 3 दिन का जो एक मेरे लिए जो एक सबसे बड़ा ट्रेंड रहा है, वो बैंकों में जो स्टेबिलिटी आई है, और बैंकों ने जो अपना अपना एक्सपोजर पब्लिक किया है अदानी ग्रुप को लेकर, आपको लगता है कि उससे जो पैनिक फैल रहा था वो अब पूरी तरह सबसाइड हो गया है? क्या बैंक्स वापस रेडी हैं मार्केट को लीड करने के लिए? अनुज जी, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके और दर्शकों वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी अनुज जी, तो ये बढ़िया अच्छा बोला आपने। एक तो पहली चीज तो ये देख लीजिए कि जो रिजल्ट आ रहे थे ये सेक्टर में से, बहुत ही औंधा रिजल्ट आए थे सबके, मतलब नॉट ओनली एक आध बैंक छोड़ के या किसी, सबके अक्रॉस द बोर्ड अच्छे रिजल्ट। लास्ट रिपोर्टेड था एसबीआई का, उनका भी बहुत ही बढ़िया नंबर था। और दूसरा जो कंफर्ट आया वो ये आया कि हर एक बैंक ने अपने पत्ते खोल दिए अबाउट अदानी ग्रुप, कि कितना किसको कितना दिया हुआ है, क्या उन्होंने सैंक्शन की बात दिए हुए हैं, या कितने टर्म लोन्स फॉरवर्ड किए हुए हैं उनको।
तो वो सब, और वो देख के ऐसे लगा कि लेस देन 1% ऑफ द बुक एक्चुअली एक्सपोजर था इन सबका। तो ऑब्वियसली कंफर्ट दूसरा वहां से भी आया कि ये तो कुछ ज्यादा एक्सपोजर है नहीं, तो दैट वे। और तीसरी बात ये भी है कि एक्चुअली आप देखा जाए तो ग्रुप जो अदानी ग्रुप इटसेल्फ है वो इतना, मतलब इतना मे बी मार्केट प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हुआ है काफी उनका, लेकिन स्टेबिलिटी वाइज आई डोंट थिंक देयर इज अ इशू इन टर्म्स ऑफ रिपेमेंट। इनफैक्ट उनके जो बॉन्ड रिपेमेंट जो तो FY25 में जाके पहला ट्रांच चालू होता है उनका रिपेमेंट का, तो उसके चलते तो काफी कंफर्ट था। तो और एक्चुअली हमें ये सेक्टर तो बहुत ही पसंद है पहले से, प्राइवेट सेक्टर स्पेसिफिकली ज्यादा पसंद है, बिकॉज एज वी वर सेइंग कि एक पीक आउट शायद हो गया है निम्स में, बिकॉज अभी आप देखिए कि जो बोरिंग कॉस्ट है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज ग्रोथ एश्योर्ड है सेक्टर की, गिवन दैट हमारी जो GDP ग्रोथ है जो एक्सपेक्टेड है ग्रोथ, उससे तो ये सेक्टर ही चलने वाला है। सो ओके, अच्छा देखिए एक बार ज़रा मार्केट पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं वापस, एक फ्रेश नॉक इस समय, और बैंकों पर और निफ्टी दोनों पर इस समय एक नॉक। दिनेशा जी, एक क्योंकि आप ये सब ग्लोबल डेवलपमेंट्स काफ़ी अच्छे से ट्रैक करते हैं, आप और आपकी टीम, ये जो फ्राइडे रात को US जॉब्स के डेटा आए, ये कितना इम्पैक्टफुल है? क्योंकि एक मार्केट एज्यूम कर रहा था कि टर्मिनल रेट दिख रहा है, और कुछ लोग तो ये भी कहने लगे थे कि अगले साल का इस साल अब आप रेट कट भी देखेंगे। क्या वो होप थोड़ी पंक्चर हुई है? और जिस तरीके से नैस्डैक गिरा, क्या लग रहा है कि एक वापस थोड़ा सा एक फ्रेश सेलिंग आ सकती है IT स्टॉक्स में? एक्चुअली अनुज जी, हमारा तो कहना यही था कि एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, इन द सेंस के एक्चुअली आप दूसरा भी ये देखिए कि एक तो चाइना ओपन अप हो रहा है, राइट? इन्फ्लेशन की बात की आपने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चाइना। एनीवे द जॉब डेटा तो एक्चुअली बहुत ही खराब मतलब नंबर अच्छे थे, लेकिन फेड के हिसाब से खराब थे, क्योंकि उनको चाहिए कि गिरे, दादर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जरा बढ़ जाए उनका तो ये एक्सपेक्टेशन है। तो एनीवे तो आप चाइना का जो खुल रहा है तो ऑब्वियसली एक फ्रेश साल्वो आएगा वापस इन्फ्लेशन पे, क्योंकि कमोडिटी डिमांड वगैरह बढ़ जाएगी। तो उसके चलते हमें तो यही लग रहा था कि अगला 6 महीना तो एक्चुअली बाजार में ग्लोबल मार्केट में जो स्टेबिलिटी है वही बहुत है, लेकिन हमें लग नहीं रहा अभी ऐसा होगा। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि इंडिया भी अगर जो उसका चलना जायज है, तो उसके लिए ग्लोबल मार्केट को स्टेडी होना पड़ेगा, तो ही इंडिया चल सकता है। आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी। एक्चुअली ये जो आपने चाइना प्ले देखा था, जहाँ पे सेल इंडिया बाय चाइना प्ले चल रहा था, हमें तो ये लग रहा है कि अभी वो ओवरडन हो गया है, और शायद यहाँ से प्रॉब्ली रिवर्सल आने की काफी गुंजाइश है, अगले 1 आध महीने में आ जाए तो वैसा है। तो इसलिए हमें तो यहीं पे लगता है कि फ्लैटिश ट्रेड है। और दूसरा जो आपने IT की बात की, IT में तो डेफिनेटली हमें लग रहा है कि काफी बुलिशनेस आ गई थी फॉर नो रीजन, क्योंकि अगर जो उनके क्वार्टरली नंबर भी देखें तो एक्चुअली उन्होंने मेंटेन ही किया है अपना ग्रोथ रेट, और कोई इंप्रूवमेंट आया नहीं था। और दूसरा जो मेट्रिक्स थे उनके, वहां पे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ गया, हाइक्स वगैरह दिख नहीं रहे थे, ऑब्वियसली हेडकाउंट कट हुआ, तो वो सब तो अच्छा होता ही नहीं है सेक्टर के लिए। तो इसलिए हमें तो काफी कॉशन है, और हम वहां पे वी कंटिन्यू टू रिमेन जीरो इन दैट सेक्टर। एग्जैक्टली। अभी दिनशा जी, अभी विदेश भ्रमण ही करते हैं। अनुज, कहीं ना कहीं आपसे पूछ रहे थे US के बारे में, और वहाँ पे टर्मिनल रेट का सेंस अगर नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा IT के बारे में। आपने चाइना का जिक्र किया, चाइना का रीओपनिंग के बीच में हम आई थिंक मेटल्स पे काफ़ी बुलिश थे। मेटल्स ने अच्छा मूव दिया भी, निफ्टी मेटल इंडेक्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया, लेकिन बीते 10 दिन में सबसे बड़ा प्राइस डैमेज इस रीओपनिंग के साथ मेटल्स में ही हुआ है। मेटल्स पे आप लोग का व्यू क्या है, और अगर मैं एक सीरियस पैसा बना के बैठा था तो अब मुझे क्या करना चाहिए? जी देखिए, मेटल्स में एक्चुअली हमारा व्यू इतना पॉजिटिव नहीं रहा है। एक्चुअली आप ये क्वार्टरली नंबर्स भी देखें जो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, इनफैक्ट उसी दिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 35 स्टॉकों ने आउट ऑफ निफ्टी 50 जो रिपोर्ट किया है, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ ऑन एन एवरेज 18% रही है। पर अगर जो आप मेटल और ऑयल एंड गैस निकाले, जो 2 मेजर कमोडिटीज हैं, तो वो 18% की जगह 28% हो जाता है ग्रोथ। तो इट्स ऑब्वियस कि वो सेक्टर है जो पुल डाउन कर रहा है। और एक्चुअली आप देखें तो मेटल में मॉथबॉल कैपेसिटी काफी, मतलब जो आइडल कैपेसिटीज है वो काफी है आज की तारीख में। इनफैक्ट चाइना में भी काफी कैपेसिटीज पड़ी हुई हैं, तो वहां पे एक पंप अप आ सकता है, इन द सेंस जब डिमांड आया तो ऑब्वियसली ये कैपेसिटीज पिकअप नहीं होती हैं रेगुलरली, इसलिए प्राइसेस पुल अप हो गए। लेकिन एज द कैपेसिटीज किक्ड इन, तो वहां पे प्राइसेस नीचे आ गए। इसलिए हमें फेरस मेटल्स में इतनी तेजी नहीं दिखती है।
नॉन फेरस में हमें ज्यादा दिखता है, मतलब ज्यादा कंफर्ट है, क्योंकि हमें ये लगता है कि नॉन फेरस जो मेटल है, मेनली एल्यूमिनियम, वहां पे अगर जो देखें तो उसमें ग्रीन मेटल कहा जाता है, क्योंकि ईवीज वगैरह में काफी यूज होता है वो मेटल। इनफैक्ट 1.5 टाइम्स हायर देन नॉर्मल कार्स में जो यूज होता है वैसा यूजेज है उनका। तो वो देखें तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ आ सकता है वहां पे उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। अदरवाइज हम तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है दूसरे सेगमेंट्स में। आप मेटल्स पे बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। दिनशॉ जी, अब एक और हम इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और दैट्स आई थिंक ग्रेट पॉलिसी। आपको इस बार पॉलिसी में क्या एक्सपेक्टेशन है? कितना गवर्नर साहब जो हैं वो रेट्स को बढ़ाएंगे, और भारत में इंटरेस्ट रेट के टॉपिंग आउट के कितने संकेत मिल रहे हैं अभी आपको, और ऐसे में रेट सेंसिटिव्स पे, बैंक्स पे, रियल एस्टेट पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? जी देखिए वीरू जी, एक्चुअली आरबीआई को देखा जाए तो कोई जरूरत नहीं है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की, पर गिवन के यूएस में जैसे फेड बढ़ाया जा रहा है रेट, तो उसको तो काउंटर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज रुपी में काफी हिट आ सकता है एक्चुअली। तो इसलिए हमें ये लगता है कि 25 बिप्स तो गिवन ही है। जो ये आरबीआई का नेक्स्ट मीटिंग है उसमें एक 25 बिप्स का हाइक आएगा, और जब तक यूएस लगे रहेगा इंटरेस्ट रेट हाइक करना, आई थिंक आरबीआई को भी करना ही पड़ेगा। तो दो तो गिवन आप ले ही सकते हैं कि 2 इंटरेस्ट रेट हाइक्स बाकी हैं अभी आनी इंडिया में, एंड होपफुली वी आर बेसिंग इट के यूएस में भी देयर बी सम सेंस प्रिवेलिंग, एंड अल्टीमेटली दे विल से कि अच्छा ठीक है भैया, ये हाई पे हमने रोक दिया है और इस हाई पे हम सस्टेन करेंगे, पर काटेंगे नहीं अभी यहाँ से, लेट द मार्केट डाइजेस्ट दीज हाइक्स। तो वो इज हाउ वी आर लुकिंग एट इट एज सच। और जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी की बात की आपने, एक्चुअली रियल एस्टेट में नॉर्मली जो ईएमआईज होते हैं वो काफी इंपैक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हाइक्स गोइंग अप। तो अफोर्डेबल में आई थिंक ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा रादर देन लग्जरी, क्योंकि लग्जरी में देखिए तो कोई इम्पैक्ट हुआ ही नहीं है, और मोस्ट ऑफ द जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं हमारे, मतलब मोस्ट नहीं, जो चुनिंदा जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं वो हमारे मेनली लग्जरी में ही हैं, तो वहां पे आई डोंट थिंक ज्यादा इम्पैक्ट होगा। लेकिन ऑटोज वगैरह में तो डायरेक्टली इम्पैक्ट आ जाता है एक बार ये सब होता है, तो पेंट अप डिमांड ऑल्सो हैज गॉन अवे ऑटो स्पेस में। तो हमें तो लग रहा है कि वहां पे एक तो इंटरेस्ट रेट हाइक और दूसरा ईवी कंपटीशन विल प्ले काफी उथल पुथल मचा सकता है उस सेक्टर में। चलिए दिनशॉ जी, अच्छा चल ठीक है, एक और सवाल ले लेता हूँ मैं एक्चुअली, थैंक करने से पहले आपको। इस साल आपको क्या लग रहा है, हालांकि हम जब भी आपसे बात हुई आप तो हार्डकोर इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन इस साल लोगों को लग रहा है कि शायद फिक्स्ड डिपॉजिट आउट परफॉर्म करें निफ्टी को, ऐसा रिस्क है क्या? अच्छा अनु जी, आपने बोला हैंग करने के पहले, तो हैंग मत कीजिएगा। नहीं, थैंक करने के पहले, थैंक करने के पहले, थैंक करने नहीं सर, आपको क्यों हैंग करेंगे सर? एक्चुअली हम तो हार्डकोर इक्विटी इन्वेस्टर है, आप ये बराबर बोले, लेकिन आप ये देखिए कि आप चॉइसेस, मतलब आप बजट भी देख लिया, the way the budget was presented, it was obvious कि फाइनेंस मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि आप इक्विटी की तरफ जाइए, ये एमएलडी वगैरह छोड़ दीजिए, इंश्योरेंस वगैरह भूल जाइए, अभी यही है एक तरीका जो आपको ग्रोथ कर सकता है। और एक्चुअली आप हिस्ट्री भी देखें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी हमेशा किसी भी एसेट क्लास को आउट परफॉर्म करती ही है, क्योंकि इक्विटी है जो दूसरी एसेट क्लास को बढ़ावा देती है, तो इसलिए इक्विटी हैज टू बी द वन विच हैज टू ग्रो। तो हमें तो लगता है कि एनी अपॉर्चुनिटी आप एक्चुअली अभी की तारीख में अगर जो आपको स्टेडी लग रहा है बाजार, हमें तो लग रहा है एक बैंड में ट्रेड होगा, तो हमें लग रहा है कि आप स्टैगर कर दीजिए, आप इतना एक लमसम में आने की कोई जरूरत नहीं है, आप फेजेस में अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, और यही मौका होता है जब यू गेट मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब आपको अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं आइडिया, और उससे आराम से आप ग्रो कर सकते हैं अपने आइडिया को। सो आई थिंक दैट इज द राइट वे एंड दिस इज द राइट टाइम। चलिए दिनशॉ जी, शुक्रिया फिर जुड़ने के लिए हमारे साथ, और इस नोट पर आपको थैंक करूंगा अब मैं। थैंक यू। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आकर सुमित से पूछेंगे कि अंबुजा के नंबर्स कैसे हो सकते हैं, और मार्केट का आखिरी का 25 मिनट का कारोबार रहा इस ब्रेक के बाद। चलिए एक दो स्टॉक्स लेकर आते हैं, उसके बाद यतन के पास जाएंगे। एक बार जरा दोनों अदानी ग्रुप स्टॉक्स, एंटरप्राइजेस और पोर्ट्स एक बार इंटरडे लेकर आइए। काफ़ी वॉलेटिलिटी है दोनों में, हालांकि पोर्ट्स में अब अच्छी खासी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी,
करीब करीब 8.5% ऊपर इस पोर्ट्स का शेयर देखिए एकदम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे, ये बैन में भी है तो इससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है। और अब क्योंकि बात मैंने अदानी ग्रुप की कर ही ली तो अब अंबुजा सीमेंट के भी नंबर्स का एक प्रीव्यू ले लेते हैं, वो भी अदानी ग्रुप का ही हिस्सा है। ऑब्वियसली नंबर्स कितना मूव करेंगे स्टॉक को ये तो पता नहीं, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि नंबर्स होंगे कैसे या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। सुमित आ गए हैं स्टूडियो में। सुमित, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए क्रूशियल है, ये सबकी नज़रें रहेंगी अदानी ग्रुप के नंबर्स पे और साथ साथ जो एनालिस्ट कॉल की बातचीत है 11:30 बजे कल 8 तारीख को ये एनालिस्ट कॉल जो है वो शेड्यूल्ड है और ऐसा भी अनुमानित है बाजार में कि जो करण अदानी और अजय कपूर ये दोनों इस एनालिस्ट कॉल के अंदर रहेंगे। लेकिन नंबर्स के लिहाज से देखा जाए तो सीक्वेंशियल बेसिस पे एक बहुत बढ़िया नंबर्स का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। हालांकि वाई बेसिस पे नंबर आपको बिल्कुल फ्लैट दिखाई पड़ेंगे। शुरुआत करते हैं वॉल्यूम के नंबर्स के साथ, जहां पर 7.25 मिलियन टन के आसपास का एक आंकड़ा रहने का अनुमान है 7.16 मिलियन टन के सामने। हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे 7.04 मिलियन टन से बढ़कर आएगा। रियलाइजेशन करीब करीब 5311 के आसपास पर टन के आसपास रहेगा, जो कि 5138 पर टन से बढ़कर आएगा। लेकिन वाई बेसिस पे देखें तो 5161 से बढ़कर आएगा। तो वाई बेसिस पे सेल्स करीब 4.5% बढ़ने का अनुमान, मुनाफा 8% बढ़ने का अनुमान, मार्जिन हालांकि 14.5% रहेंगे 15.2% के सामने। लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो यहां पर भी एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। दो तीन चीजें, पहले तो क्यू ऑन क्यू स्ट्रॉन्ग नंबर्स आप एक्सपेक्ट करेंगे। 300 करोड़ के पैट के सामने 500 करोड़ का पैट कंपनी इस तिमाही के अंदर दे सकती है। इसके अलावा जो कंपनी के हिमाचल प्रदेश में जो इनका प्लांट बंद हुआ था उसकी वजह से इनके वॉल्यूम के ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो वहाँ की कमेंट्री काफी क्रूशियल रहने वाली है। ब्लेंडेड रियलाइजेशन सीक्वेंशियल बेसिस पे करीब करीब 3% इस तिमाही में बढ़ने का अनुमान है। लागत की बढ़ोतरी जरूर है, लेकिन पिछली बार की जो लागत की बढ़ोतरी थी उसके कंपैरिजन में इस बार तिमाही दर तिमाही पे थोड़ा बेनिफिट रहेगा। एक्सटेंडेड मॉनसून का इंपैक्ट सीमेंट वॉल्यूम के ऊपर जरूर देखने को मिलेगा, तो वो कमेंट्री पार्ट में क्रूशियल रहेगा। और उसके अलावा इबीटा पर टन के आसपास की अगर बात किया तो करीब करीब 778 रुपया इबीटा पर टन रहने का अनुमान है, जो कि 793 था वाई में और करीब करीब 450 था क्यू ऑन क्यू में। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर बहुत स्ट्रांग रहेंगे, वाई बेसिस पे नंबर आप फ्लैट्स माने चले। लेकिन कमेंट्री, एनालिस्ट कॉल, ये सबसे क्रूशियल पार्ट होगा अंबुजा के लिए। ओके, और देखिए तो शुक्रिया अजय। सुमित ने कहा कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि करण अदानी और अजय कपूर दोनों हों शायद इस एनालिस्ट कॉल में, और थोड़े से सवालों के जवाब दें वो, उससे शायद थोड़ा और एक क्लियरली जो रिसेंट वॉलेटिलिटी है शायद उससे थोड़ी सी मुक्ति मिले इस स्टॉक को। हालांकि लोअर लेवल पर बहुत लोगों ने अंबुजा सीमेंट पर दांव लगाया है। मैं कुछ फंड मैनेजर से बात कर रहा था, 340-50 के करीब इस रेट पर बहुत लोगों ने इस पर बाइंग किए, प्योरली ऑन बेसिस ऑफ फंडामेंटल, प्योरली ऑन बेसिस ऑफ कि अब ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट के करीब करीब है, यहाँ से क्या गलत हो सकता है। रिस्क फैक्टर ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं क्योंकि अब ये अदानी ग्रुप का एक हिस्सा है, वहाँ पर क्या हो रहा है ये कहना मुश्किल है इस समय, लेकिन एटलीस्ट कुछ लोगों ने दांव जरूर लगाया इस पर। चलिए एक काम करते हैं, BTST ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गाबा जी आपसे लेते हैं आपका कल के लिए ट्रेड BTST या STBT? BTST, और वो है अगेन अदानी ग्रुप से अदानी पोर्ट्स। जो लोअर लेवल से बाउंस मिला अदानी पोर्ट पे मुझे पसंद है। ट्रेड कर रहा है 544 के आसपास, मुझे लगता है 575 तक जाना चाहिए अदानी पोर्ट्स। स्टॉप होगा कितना, बहुत ही टाइट स्टॉप, वो टाइट स्टॉप होगा करीब 535 का अदानी पोर्ट्स। गाबा जी इसमें शायद थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मैं आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि ये F&O में बैन में है। मैं चेंज कर लूं? हाँ चेंज कर लीजिए, क्योंकि कैश में ये कैश में क्योंकि ASM में है तो मेरे ख्याल से BTST शायद अलाउड ना हो, तो इसके लिए चेंज कर लीजिए आप फिर। हाँ परफेक्ट। अब ले रहा हूँ अपोलो हॉस्पिटल। हाँ यहाँ पर तेजी है, बाउंस बढ़िया मिला है, टेक्निकल इंडिकेटर संकेत कर रहा है कि अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 4301, टारगेट रहेगा 4350। यस अपोलो हॉस्पिटल, और स्टॉप रहेगा मेरे ख्याल से 4272 सही रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। ठीक है, ये सही कॉल। नहीं बिल्कुल वो गाबा जी, क्योंकि मेरे को लगा कि थोड़ा सा बैन में ना, तो कई बार पता नहीं रहता हमको कि बैन में आ गया स्टॉक और इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये रिवाइज कर दिया हमने। अपोलो हॉस्पिटल्स गाबा जी कॉल 4301 इस समय रेट, 4272 के करीब का स्टॉप लॉस लगाना आपको, 4500 तक के टारगेट का ये दमखम रखता है स्टॉक का। चलिए राजेश जी आपकी BTST ट्रेड। अनुज जी देखिए, मैं ABB को लेके जाऊंगा। मेरे हिसाब से ABB में अच्छा मोमेंटम है, लॉन्ग भी अच्छा बिल्ड हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि इसने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को चैलेंज करके उसके ऊपर क्लोज हो रहा था। ये 2900 का जो बैरियर था वो अभी सपोर्ट बनेगा। सो 2900 के स्टॉप लॉस के साथ ABB लॉन्ग होगा। इसका जो टारगेट होना चाहिए अब स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से
मेरे हिसाब से 3020 ये इसका पहला पड़ाव रहेगा। अगर वो भी निकल जाए, मुझे लगता है इन दैट केस दैट विल बी अ बिग ब्रेकआउट, सो इट्स अ बाय इन एबीबी। जी हाँ, सिमेंस, एबीबी, कमेंस, एलएनटी सब में अगर आप देखिए मूव दिया। आज राजेश जी इस क्लियर कट ब्रेकआउट को कैरी करना चाहते हैं, एबीबी लॉन्ग एट 2943। मानस, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा, क्या कैरी करेंगे आप कल के लिए? देखिए, कल के लिए इंडिया मार्ट पे खरीदारी करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया मार्ट एक बीटीएसटी कॉल की तरह लेके जाना चाहिए। 46-49 ये आपके कैश लेवल्स के स्टॉप लॉसेस है, और ऊपर की तरफ 48-25 ये कैश लेवल्स के टारगेट्स है। ओके, इंडिया मार्ट बाय है आपका करीब करीब 2710 पे कल के लिए कैरिक है, और ये स्टॉक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे 4710 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। और आज इस स्टॉक ने क्लोज दिया है अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये एक अटैम्प्ट लिया था इसने मेरे ख्याल से 24 जनवरी को, सक्सीड नहीं हो पाया था क्योंकि अगले दिन ही कोलैप्स हो गया था। बट ये जो सेकेंड कंसेक्यूटिव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने आज क्रॉस किया है, वो जनाब हो रहा है, आप समझ लीजिएगा कि 1 दिसंबर 2021 के बाद, तो एक बड़े समय अंतराल के बाद इंडिया मार्ट अपनी ट्रेजेक्ट्री को, अपने बिहेवियर को थोड़ा चेंज करता हुआ। टाटा कम्युनिकेशन इस पैनल में कॉल थी प्रकाश गावस्कर की, दैट्स डूइंग वेल एट डे हाई। अभी शिल्पा जी का ट्रेड बाकी है। शिल्पा जी, आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा, आपका कैरी ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, मैं भी एबीबी देने वाली थी 3000 कॉल ऑप्शन, बट ऑफ कोर्स वो ऑलरेडी दे दिया गया है। बट आई अग्री विद दैट व्यू कि इसमें बहुत पोटेंशियल है फॉर टारगेट्स ऑफ 3200। तो अभी के लिए आई विल कंटिन्यू विद माय लालपात लैब। आई बिलीव लालपात लैब बिकॉज हॉस्पिटल स्पेस में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ रहा है। तो लालपात लैब 2100 कॉल ऑप्शन एज अ बीटीएसटी मैं इसको रेकमेंड करूंगी। ये डॉक्टर लाल पर बाय करना है आपको। ये लाल पैथ उसका एफएनओ, उसका जो एनएससी सिंबल है वो, और यहाँ पर देखिए अच्छा खासा आज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी है, करीब करीब 5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। 12.5 लाख शेयर्स करीब जुड़े हैं यहाँ पर, और या तो 2100 की कॉल ले सकते हैं आप। एक बार जरा निफ्टी की क्लोज को समझ लेते हैं, हालांकि अभी 18 मिनट बाकी हैं, लेकिन एक बार पहले जरा निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। करीब करीब 85 पॉइंट्स इस समय निफ्टी नीचे, लेकिन आज जो एक चीज़ बहुत क्लियरली हुई कि सुबह का लो था 17,698 के करीब। लास्ट के 1 घंटे में जो मार्केट ने एक डिप दिया आपको, वो डिप रिवर्स हो गई 17,750 के करीब से। तो 17,700 से 17,750 का एक जोन मान लीजिए, अब वो मार्केट के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है, और वही आपको ऑप्शंस के आंकड़े भी बताएंगे। अगर आप ओपन इंटरेस्ट के आंकड़े देखेंगे तो 17,700 की पुट में सबसे ज़्यादा आज बिल्डअप हुआ है। हालांकि आज ज़्यादा कॉल बिल्डअप हुआ है, लेकिन पुट्स में जहाँ बिल्डअप हुआ वो 17,700, कल भी 17,700 ही था वो जोन, आज भी 17,700 ही है, और वहाँ पर अच्छा खासा एक बिल्डअप आपको देखने को मिला है। और दूसरी तरफ जो वेरी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है वो हुई है करीब करीब 17,800 पर, और 17,800 देखिए करीब करीब 88 रुपीज़ वहाँ पर प्रीमियम है। तो आप मान लीजिए कि 17,885-86 से लेकर 17,820-830 के करीब वो एक जोन है। सॉरी 17,880 से लेकर 17,920-30 तक का वो जोन है, जो शायद मार्केट के लिए थोड़ा टफ होगा, और ऊपर 17,900 और 18,000 पर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। बैंक निफ्टी पर आते हैं, इस क्लोजिंग को बैंक निफ्टी के समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी ने आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की, आप अगर इंट्राडे चार्ट लेकर आएंगे तो बैंक निफ्टी ने आपको सुबह क्लियर एक बाय ऑन डिप्स दी ज़बरदस्त, वो ट्रेड प्ले हुई, लेकिन उसके बाद एक जो दूसरा मूव आया उसने मुझे थोड़ा निराश किया है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी क्लोज दे रहा है, ये क्लोज ख़राब है बैंक निफ्टी का। निफ्टी की क्लोज इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी की क्लोज थोड़ी ख़राब है, कि आज परफेक्ट दिन था बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा और बिल्डअप करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिए 2 दिनों 4% भाग चुका था ये, फिर भी थोड़ा सा, और अगर 41,400 450 के ऊपर बंद हो जाए तो वो क्लोज थोड़ी सी बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए 41,380, और यहाँ पर अगर आप बिल्डअप देखें तो 41,500 की कॉल, यहाँ सबसे ज़्यादा बिल्डअप, फिर 41,600 और फिर सीधा 42,000। तो 41,500 एक आपके लिए फलक्रम है। 41,500 की पुट में भी बिल्डअप है आज करीब करीब 12 लाख शेयरों का। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो समय आपको वॉच आउट करने होंगे, और 41,500 बैंक निफ्टी पर अब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है, बड़ा सपोर्ट 41,000 पर। तो इस जोन जो है 41,000 से 41,500 के करीब इस समय एक जोन। चलिए अभी काम करते हैं, यतिन के पास वापस जाते हैं और एक बार डीलिंग रूम से फीडबैक ले लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या फीडबैक मिला? गुड आफ्टरनून। अगर अनुज देखें तो जो एमएससीआई पे फोकस है वो तो ट्रेड्स हैं ही फोकस पे, लेकिन दूसरी बैंक जो फोकस में है वहाँ बंधन बैंक आपको दिखाई पड़ेगा,
जो आज डीलर्स के फेवरेट ट्रेडिंग पोजीशंस वहाँ मूव हो रही हैं, एचएनआईज की पोजीशंस मूव हो रही हैं तेजी की तरफ, क्योंकि यहाँ काफ़ी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है एफआई डेस्क पे, और इसीलिए ओपन इंटरेस्ट आपको नीचे दिखाई दे रहा है लगभग 3%। और डीलिंग रूम्स की अगर आप माने तो यहाँ 240 से लेकर 250 के लक्ष्य आप देख सकते हैं। बीटीएसटी की ट्रेड वो 1-2 दिनों के व्यू से यहाँ ले रहे हैं, तो बंधन बैंक पर नजरें रखें। दूसरा इंडिगो, अगर हम देखें तो इंटरग्लोब एविएशन के रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे, उसके बावजूद आज स्टॉक प्रेशर में है, क्योंकि बाजार में ये एचएनआई सर्कल्स में रूमर है कि शायद यहाँ बहुत जल्दी प्रमोटर की एक ब्लॉक डील हो सकती है, क्योंकि लॉक इन भी अगर आप देखें पिछली ब्लॉक डील के मुकाबले अब जो दूसरी ब्लॉक डील है लॉक इन भी ओपन हो रहा है बहुत जल्द प्रमोटर्स का पिछली ब्लॉक डील के बाद। तो कहीं ना कहीं यहाँ डीलर्स जो है स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद फिर से एक बार जो प्रमोटर्स हैं गंगवाल फैमिली यहाँ हिस्सा अपना बेच सकती है। ऑब्वियसली ये हमने कंफर्म नहीं की है कोई प्रकार की रिपोर्ट, लेकिन यहाँ देखें तो डीलर्स को लगता है कि 2030 से लेकर 2040 के लक्ष्य डाउन साइड पे आने चाहिए। जी हाँ, 2030 से लेकर 40 तक। कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये हैंगओवर थोड़ा सा इंडिगो पे हावी होता हुआ, अदरवाइज अगर आप कोर नंबर्स के आधार पे देखते तो शायद ये एक बहुत बेहतरीन ट्रेड था, लेकिन आई थिंक ये सप्लाई कंसर्न और ये हैंगओवर जो है इस स्टॉक को बैकफुट पे लेके आता हुआ। अगर आप कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करें तो इट्स अ टिपिकल अगर आप देखें तो जिसे कहते हैं ना बहुत कैंडल रिवर्सल की संज्ञा को पूरा करती है, और आपकी स्क्रीन पे डे लो की ट्रैजेक्टरी में इंडिगो ट्रेड करता हुआ। एक बार डेटा लेके आइए डायरेक्टर साहब प्लीज़, कि टुवर्ड्स क्लोजिंग जब हम 17,700 के ऊपर और बैंक निफ्टी अगर आप देखें करीब 41,350 पे क्लोज देने जा रहा है। लॉन्ग्स 99, सुबह ये फिगर थी लगभग 52, शॉर्ट कवरिंग 24, अब ये कंसोलिडेटेड फिगर करीब 123 पहुंच चुकी है, दैट्स गुड। और लॉन्ग्स देखें तो आप वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर, इन दोनों को तो हटा दीजिए। अदानी पोर्ट्स अब फाइनली 10% के टेम्प्रेरी फ्रीज पे। जायरस सुबह अगर आप देखें ये ट्रेड हमने पकड़ा था। एमएनएम फाइनेंशियल्स लगभग 8% ऊपर। बिरला सॉफ्ट में शॉर्ट कवरिंग आज कंटिन्यू है, आई थिंक उस खबर के बाद लास्ट ट्यूसडे को थर्सडे को जो प्राइस डैमेज हुआ था वहाँ से रिकवर होता हुआ स्टॉक। क्रॉम्पटन, बंधन बैंक, अभी यतिन ने जिक्र किया इसका। जुबिलेंट फूड्स में शॉर्ट कवरिंग थी, वो छोटा सा पुल बैक शॉर्ट कवरिंग के सहारे आया। HDFC AMC 3.25% ऊपर, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। आते हैं शॉर्ट के आंकड़े पे। शॉर्टिंग कहाँ पे हुई, दबाव की स्थिति कहाँ पर थी, लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पे हुई। MCX JSPL मेटल्स में याद रखिएगा आज काफ़ी कोलैप्स था, काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग थी। उसके बाद पिरामिड एंटरप्राइजेस, दिवीज लैब, एक और ख़राब दिन इस स्टॉक के लिए। इंटेलेक्ट डिज़ाइन यहाँ पे, श्री सीमेंट, मन्नापुरम फाइनेंस, M&M में आज प्रॉफिट बुकिंग हुई। आज ऑटो में अगर आप देखें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग थी। इनफैक्ट अशोक लेलैंड आज स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद कोलैप्स हुआ। मारुति और पिडिलाइट इस दौर के आई थिंक जो इसका एक कमज़ोर दौर चल रहा है ना जनाब, वो उसमें फिर आज मशरूफ रहा, और इस दौर का एक वीके स्ट्रक्चर है। आज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2332 के स्तर पे आके क्लोज हुआ। एक बार जरा डाउ जोन्स फ्यूचर्स दिखाइए डायरेक्टर साहब, वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है डाउ जोन्स फ्यूचर्स। डाउ जोन्स फ्यूचर्स जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था मेरे वायर पे अप्रॉक्सीमेटली 77 पॉइंट्स डाउन था। अभी आपकी स्क्रीन पर डाउ जोन्स फ्यूचर्स लगभग 70 अंक नीचे ट्रेड करते हुए, तो यहाँ पे थोड़ी दबाव की स्थिति डाउ जोन्स फ्यूचर्स पे विजिबल है। एक दो स्टॉक्स और डिस्कस कर लेते हैं जो कि आज एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें एक बार आप कॉनकॉर लेके आइए, कंटेनर कॉर्प। कॉनकॉर आपकी स्क्रीन पे लगभग 616 पे ट्रेड करता हुआ, माइनस बहुत ही वीक स्ट्रक्चर। आज हल्का सा एक पुलबैक विजिबल है। आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पे? हल्का सा पुलबैक, कोलैप्स हुआ था इसमें दिसंबर की सीरीज में। ये कोई मीनिंगफुल पॉइंट है क्या पुलबैक देने वाला? मीनिंगफुल पॉइंट केवल इसलिए है, इस लिहाज से है कि क्योंकि अगर आप देखें तो जुलाई में 2022 में इसी के आसपास जो लो रिसेंटली बनाया 575 का, उसी के आसपास के लोज बने थे, और शायद इसीलिए एक छोटा सा पुलबैक देखने को मिला है। लेकिन अभी भी कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा, और वो कंफर्मेशन 626 के ऊपर आएगा। अगर 626 के लेवल्स ब्रेक होंगे तब खरीदारी करेंगे 680 के टारगेट के लिए, और उस केस में 610 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए 2-3 स्टॉक्स और डिस्कस करते हैं। एक बार HPCL लेकर आइए, इंटरडे चार्ट। HPCL का डे हाई पर स्टॉक बंद हो रहा है इस समय। डे हाई पर जो स्टॉक्स बंद होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक आप एज्यूम कर रहे हैं कि अगले दिन भी आप कैप अप की तैयारी कर रहे हैं। क्रूड में डिक्लाइन शायद ये एक फैक्टर है। इसके अलावा एक स्टॉक लेकर आइए, अपोलो हॉस्पिटल, जो गाबा जी ने कॉल दी थी BTST, वो इस समय डे हाई पर। अच्छा, पूरा का पूरा केमिकल फर्टिलाइजर बास्केट जो है लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। इसी में एक स्टॉक और जोड़ देते हैं, UPL। हालांकि अभी भी रेड में है, लेकिन जस्ट अबाउट अब ग्रीन में आने वाला है UPL।
वहाँ पर एक अच्छा खासा मूव टाटा कंज्यूमर में मूव है, ग्रासिम में अच्छी तेज़ी है आज, पूरा वो आइडिया का ऑब्वियसली एक उसको फॉलो थ्रू मिला है, वहाँ पर एक अच्छा मूव है। एक बार अपोलो हॉस्पिटल वापस लेकर आएंगे ज़रा एक बार, फिर उसको मैं रिविजिट करना चाह रहा था। और हाँ 4331 गावा जी 4301 पे दी थी शायद आपने। हाँ, बिल्कुल 30 रुपए तो अभी मिल गए, तो मतलब BTST का वेट करें या आज ही निपटा दें? ले जाइए घर पे, कल एक फ्रेश दूंगा, प्रॉमिस है। ओके ठीक है, आज दे दीजिए, पैसा मिलता है ले लो, कल देखेंगे। ठीक है। नहीं बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने इसीलिए रिविजिट किया, क्योंकि अगर आपको 30 रुपए इतनी जल्दी मिल गए तो फिर व्हाई नॉट बुक इट। तो जैसे गाबा जी ने कहा कि अभी आप बुक कर लीजिए, गिफ्ट मिलता है तो उससे थैंक यू बोलना चाहिए। नहीं बिल्कुल एकदम 5 मिनट में अगर आपको बड़ी ट्रेड मिल गई तो उसको लीजिए, प्रॉफिट लीजिए। कल फिर जैसे गाबा जी ने कहा कल एक और ट्रेड स्पॉट करेंगे आपके लिए, और ट्रेड्स तो मिलती रहेंगी, तो बुक प्रॉफिट का एक उस पर स्टैम्प लगा देते हैं आप। हालांकि जो उनका टारगेट है गाबा जी को थोड़ा सा दूर रह गया, लेकिन फिर भी प्रॉफिट तो आप बुक कर सकते हैं, 30 रुपये आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। उसके अलावा एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं। मैंने HP की बात की, BPCL भी जरा इस समय डे हाई पर। अच्छा FMCG की बास्केट जो है वहाँ पर अच्छे खासे मूव मिल रहे हैं आपको। एक बार नेस्ले लेकर आइए स्क्रीन पर आपकी। नेस्ले में आपको ये देखिए FMCG इंडेक्स में एकदम से तेज़ी आई, और नेस्ले इस समय एक मूव दिखा रहा है। PI इंडस्ट्रीज़, वो जो बात हो रही थी कि बाइंग आ रही है थोड़ी सी केमिकल्स में। अच्छा एक और पॉकेट जहाँ पर बाइंग है, ICICI प्रू लेकर आइए बजरा। ICICI प्रू लाइफ में बहुत टाइम के बाद एक थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट, और एक HDFC AMC में बाइंग इंटरेस्ट। राजेश सतपुते जी ये दोनों स्टॉक्स जरा देखिए एक बार, ICICI प्रू और HDFC AMC, इनमें से कोई भी स्टॉक अगर आप ले जाना चाहते हैं या फिर अवॉइड करेंगे? अनुज जी मुझे लगता है इन दैट केस HDFC AMC करेंगे, क्योंकि HDFC AMC का आज पहला मूव है और पिछले 3 दिनों का जो कैंडल्स है उसको इसने इनगल्फ किया है। तो दैट सिंपली मींस यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए बेयर ट्रैप बनता है और एक रिलीफ रैली मिलेगी। तो रिलीफ रैली का जो टारगेट है वो कम से कम 2000 का रहेगा। तो अगर लेके जाना है तो HDFC AMC लेके जाइए। स्टॉप लॉस जो रखना है 1890 का, 30 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग यू कैन कैरी। यस HDFC AMC 1913 पे। और राजेश जी एक और व्यू और देंगे आप? ज़ायरस ने आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, लगभग 8.5% स्टॉक ऊपर रहा। एक बार सन फार्मा को भी देखिएगा, सन फार्मा ने ये रिवर्सल एग्जैक्टली उसी पॉइंट से दिया है जहां से इसने पिछले मेरे ख्याल से 2-3-2.5 सीरीज में दिया हुआ है। एग्जैक्टली फ्रॉम 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, एग्जैक्टली फ्रॉम आई थिंक 980-990। आज का ये क्लोजिंग हालांकि 20 डे में रोटेट करता है अप्रोक्सीमेटली 1026 पे 1030 पे, बट ये एक इंप्रेसिव क्लोज है क्या? वीरेंद्र जी देखिए, परसों का जो इसका जो कैंडल स्टिक है वो बहुत स्ट्रांग है। आज का पॉज है, इनसाइड डेज कहते हैं हम इसे। सो 50 डे को इसने चैलेंज किया है, और इसका जो ब्रेकआउट है वो है करीबन 1030 का। अगर सन फार्मा यानी कल 1030 के ऊपर ट्रेड होना शुरू करता है तो ये क्लियर कट बाय कैंडिडेट बनेगा। इन दैट केस इसका टारगेट बनेगा करीबन 1050 से लेके 1060। तो आप ब्रेकआउट के लिए प्ले करें। 1030 के ऊपर अगर ये खुलता है फ्यूचर में तो इट्स अ बाय। 10 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग करें। खैर मैं देखिए लॉन्ग कल सुबह इस पे बात करेंगे एग्जैक्टली। आप देखिए मैंने सिर्फ आपसे एक अपना डाउट क्लियर करा था कि ये क्लोज अच्छा है, और शुक्रवार का इसका मूव बहुत स्ट्रॉन्ग था, और आज रहा तो इनसाइड उस बार के ही, लेकिन एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। और कुछ 2-3 स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं क्लोजिंग की तरफ, एक बार आप लेके आइएगा डाबर इंडिया को। आज पुल बैक्स का दिन है। आप देखिए कितने स्टॉक्स में, जुबिलेंट हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, आज सन फार्मा हो गया, उसके बाद डाबर को लेके आइए, ये भी पुल बैक, और छोटा मोटा नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक 530 से करीब 545 के जोन में। और ये वो स्टॉक है जब HUL चल रहा था, जब ITC चल रहा था तो डिसाइसिवली बैकफुट पे खड़ा हुआ था, जब गोदरेज CP चल रहा था। शिल्पा जी आपकी रीडिंग क्या कहती है डाबर पे? जी एक्चुअली वीरेंद्र जी मैं डाबर देख ही रही थी, यहाँ पे 550 पे एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर इट विल मूव टुवर्ड्स 580। तो डेफिनेटली लेकिन यहाँ पे प्रीएम्प्ट करना चाहिए बिकॉज पुल बैक है और स्ट्रॉन्ग भी है। तो यहाँ पे 540 का टाइट स्टॉप लॉस करके आप यहाँ पे BTST ट्रेड भी ले सकते हैं फॉर फर्स्ट टारगेट्स ऑफ 552 एंड अबव दैट 580। ओके चलिए ठीक है। ये कुछ स्टॉक्स इस समय पावर ग्रिड एक बजे लेकर आइए। पावर ग्रिड में इस समय मूव, अच्छा लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में अब डिसेंट मूव स्टार्ट हो गए हैं एक्चुअली। ये देखिए पावर ग्रिड का स्टॉक SBI लाइफ अब इस समय डे हाई पर, और इन स्टॉक्स की ज़बरदस्त पिटाई हुई थी, याद रखिएगा। अच्छा इसमें एक चीज़ जो निकल कर आई थी उस दिन
कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड HDFC लाइफ था, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट था वहाँ, उनका डायरेक्ट वो जो प्रोडक्ट्स थे उसमें जो 5 लाख से ज़्यादा वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें HDFC लाइफ का सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन था। इसके लिए आप नोटिस करेंगे कि HDFC लाइफ में सबसे कम रिकवरी, और अगर आप 7 दिन का चार्ट देखेंगे तो HDFC लाइफ अभी भी करीब करीब 18% का आपको मूव दिखा रहा है। और अब यही 7 डे चार्ट देखिए आप ICICI प्रू लाइफ में और SBI लाइफ में, तो आपको एक नोटिसेबल डिफरेंस दिखाई देगा। HDFC लाइफ गिरा करीब करीब 18%, ICICI प्रू गिरा सिर्फ 7.5%, उस दिन तो वो भी इतना ही गिरा था। और SBI लाइफ मेरे ख्याल से SBI लाइफ लेकर आते हैं, SBI लाइफ अगेन 8.5%, तो 10% का एक फ़र्क आया है। ये मार्केट की एक मैच्योरिटी है कि मार्केट जो है थोड़ा सा देख रही है कि एक्चुअल नंबर स्पेसिफिक जितना इम्पैक्ट आया उसके हिसाब से उतना, और उसके अलावा मार्केट मूव कर रहा है। चलिए एक काम करते हैं, एक बार जरा मैं अपना एक फाइनल व्यू दे देता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग पर, और उसके बाद वीरो के पास जाएंगे और फिर F&O के जो सौदे बने हैं और जो मार्केट ब्रेड थे उस पर फोकस होगा। देखिए क्लोज जो है ये, इसको आप 2 तरीके से देख सकते हैं। ब्रॉडर मार्केट की क्लोज बहुत स्ट्रांग है, शानदार है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1% ऊपर और एडवांस डिक्लाइन इन फेवर ऑफ एडवांसेस। लेकिन निफ्टी बैंक की जो क्लोज है वो थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। हालांकि 2 दिन के 4% के मूव के बाद 0.27% मूव कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन एक जो वन वे जो 2 दिन में तेज़ी बनी थी उस पर थोड़ा सा आज ब्रेक लगा है। और इसमें मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा फैक्टर वो जो फेड का मूव था उसकी वजह से आया इस बार, सॉरी जो यूएस का जॉब्स डेटा था उसकी वजह से आया इस बार, क्योंकि काफ़ी इम्पैक्ट IT स्टॉक्स में आया आज और IT इंडेक्स ने काफ़ी ड्रैग किया है। एक और स्टॉक जिसकी चाल अब आपको समझनी होगी वो है रिलायंस। एक बार जरा रिलायंस लेकर आइए, क्योंकि अब ये स्टॉक जो है काफ़ी नीचे है, मतलब अपने 52 वीक लो से सिर्फ 6% दूर रह गए। कॉन्टेक्स्ट देता हूँ आपको, रिलायंस का रेट है 2311 और रिलायंस का 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है 2546, मतलब 200 डे मूविंग एवरेज से भी करीब करीब 200-250 रुपये नीचे इस समय रिलायंस फिसल चुका है। तो ये एक स्टॉक है जो और करीब करीब अपने हाई से 20% स्टॉक गिर चुका है। और ये देखिए, और 52 वीक लो था 8 मार्च 2022 को और 52 वीक हाई था 29 अप्रैल 2022 को। तो 29 अप्रैल 2022 के बाद से लगातार इस स्टॉक ने मार्केट को थोड़ा परेशान किया है और आज फिर थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी। अदानी ट्रांसमिशन के नंबर्स आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। मुनाफा 267 करोड़ से बढ़कर 475 करोड़। स्टॉक हालांकि अभी भी 10% की फ्रीज पर है, क्योंकि काफ़ी कुछ हो रहा है अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, नंबर्स की बात नहीं है सिर्फ ये। और आय भी बढ़कर 2600 करोड़ से करीब करीब 3280 करोड़। चलिए अब वीरो के पास चलते हैं और इस क्लोजिंग को स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस पर समझ लेते हैं। वीरो, व्हाट यू? जी हाँ, एग्जैक्टली आप देखें अनुज, और क्लोजिंग जैसे कि आपने कमेंट कर ही दिया, आई थिंक रिलायंस इस वक्त जिस तरीके से बिहेव कर रहा था उसने थोड़ा सा प्रेशर डाला। बाकी अगर आप देखें बैंक निफ्टी का क्लोज करीब करीब बढ़ते हुए हम 41,400 की ट्रैजेक्टरी की तरफ। आज की सबसे बड़ी स्टोरी थी जनाब आइडिया सेलुलर, और आइडिया आपकी स्क्रीन पे अभी भी 20% के ऊपर फ्रीज पे, इंडस टावर्स लगभग 12% ऊपर। उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से आज हमने देखा कि अदानी समूह के स्टॉक्स में आज एक रिकवरी थी। हालांकि जो स्टॉक रिकवर सबसे ज़्यादा हुआ वो था अदानी पोर्ट्स, और उसके पीछे एक बड़ी कहानी थी, क्योंकि ये एक सिक्योर्ड स्टॉक था। आज ये एक बैन में था तो बहुत कुछ हद तक अनटच्ड रहा, और आपकी स्क्रीन पे 545 पे स्मार्ट रिकवरी। फार्मा स्पेस में जायरस लाइफ, M&M फाइनेंस ने अगर आप देखें आज अपने एक स्ट्रॉन्ग मूव दर्ज कराया, करीब करीब 270। M&M फाइनेंस ने आज अपना लगभग जुलाई 2019 के बाद का हाईएस्ट क्लस्टर छुआ। आज पुलबैक्स का दिन था। आज जो स्टॉक्स बहुत ओवरसोल्ड थे, लाइक जुबिलेंट फूड्स, लाइक आप बिरला सॉफ्ट लेके आइए जिसकी काफ़ी पिटाई हुई थी, इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुलबैक था। बिरला सॉफ्ट आज करीब 5.5% बढ़ के करीब करीब 280-480 की ट्रैजेक्टरी में आके क्लोज हुआ। और एक सेक्टोरियल थीम जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थी वो थी कैपिटल गुड्स। ABB, सिमेंस, L&T आज सुबह भी अगर आप देखिए अच्छा सूंघ दे रहे थे, और ABB अब आपकी स्क्रीन पर लगभग 2943 पे, अबव 200 डे, अबव 100 डे, अबव ऑल मूविंग एवरेजेस 2943 के ऊपर क्लोज होता हुआ बेहद शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। साथ ही अगर आप देखें कुछ और स्टॉक्स जहां पुल बैक था उसमें डॉक्टर लाल पैथलैब शामिल था। लेकिन बैकफुट पे कौन कौन से थे स्टॉक? MCX आपकी स्क्रीन पे, JSPL, मेटल्स में याद रखिएगा आज एक बहुत सीरियस कोलैप्स था। मतलब जो आज 2 पॉकेट काफ़ी दिक्कत में थी वो थी IT और मेटल्स, एक दाएं और एक बाएं, एक US और एक चाइना फैक्टर जो था वो कहीं ना कहीं प्ले हो रहा था। मेटल्स कोलैप्स हुए आज। दिवीज डैब के लिए जो बुरे दिन थे वो ख़त्म नहीं हुए, और आज भी इस दौर का नया एक इसने लो क्रिएट किया, और करीब करीब 5 अक्टूबर 2020 के बाद के अब तक का ये सबसे लोवेस्ट लेवल। उसके बाद ही पिरामिड एंटरप्राइजेस, JSW स्टील, वेदांता, टाटा स्टील क्रमबद्ध तरीके से सारे के सारे मेटल्स में याद रखिएगा आज कमजोरी। अनुज,
बिल्कुल वीरू, जब एक काम करते हैं बिग वॉल की तरफ चलते हैं और इस मार्केट क्लोजिंग को समझ लेते हैं मार्केट हीट मैप के हिसाब से। और ये देखिए आपके स्क्रीन पर इस समय निफ्टी का हीट मैप। निफ्टी करीब 95 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी करीब 133 पॉइंट नीचे, निफ्टी आईटी में आज अच्छी खासी डिक्लाइन 215 पॉइंट नीचे, एडवांस डिक्लाइन हालांकि एडवांसेस के फेवर में, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में देखिए ज़बरदस्त तेज़ी थी आज। इस इंडेक्स ने अच्छा खासा काम किया आज, करीब 1% के ऊपर। स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़े गेंस के साथ बंद होता हुआ। एक बार वो हीट मैप लेकर आइए निफ्टी का और देख लेते हैं कहाँ पर तेज़ी कहाँ पर मंदी। निफ्टी में तेज़ी अदानी स्टॉक्स में, अदानी पोर्ट 8% ऊपर, इंडसइंड बैंक में तेज़ी थी करीब 2.5% ऊपर ये स्टॉक। बीपीसीएल में बाइंग, अपोलो हॉस्पिटल्स में बाइंग, हीरो, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, सिप्ला, आईटीसी, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर तेज़ी थी। डिक्लाइन डीवीएस लैब्स लगातार नंबर्स के बाद भी गिर रहा है स्टॉक, 40% गिर चुका है अपने हाई से और आज 4% नीचे। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, मेटल्स में ज़बरदस्त कमजोरी। अदानी एंटरप्राइजेस थोड़ा नीचे और उसके अलावा आईटी स्टॉक्स मेनली, इन्फोसिस जो करीब 2% नीचे था और टीसीएस करीब 0.5% नीचे। बिरो जी हाँ, तो ये क्लोजिंग आपने देखी। आइए देखते हैं हमारे जो दो खिलाड़ी थे आज, आशीष और यतिन। सीधा सौदा की कमान इन दोनों खिलाड़ियों ने संभाली थी। आइए देखते हैं उनके ट्रेड्स के कॉम्बिनेशंस में से कौन कौन से बेस्ट ट्रेड रहे। ये रही आपकी स्क्रीन में, आप देखें आशीष की आज की सबसे सफल स्टोरीज है। इनेस टावर्स लगभग 13.5% ऊपर, एमएनएम फाइनेंशियल्स लगभग 2.5% ऊपर, प्राइज इंडस्ट्रीज लगभग 4.5% ऊपर और टाटा पावर अर्निंग्स का तड़का लगभग 208.65 पे क्लोज हुआ। हालांकि इंटरडे में आपको 214 तक का स्विंग मिला होगा। पेटीएम मेंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, एमसीएक्स, थायरोकेयर, टाटा स्टील, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स रहे जहां की आज कमजोरी रही। तो 76 अंक नीचे अगर आप देखें, माफ कीजिएगा 90 अंक नीचे निफ्टी, और निफ्टी बैंक लगभग 129 अंक नीचे, 163 अंक नीचे, 214 अंक नीचे अगर आप देखें निफ्टी आईटी रहा। क्लोजिंग अगर आप देखें शायद उतनी प्रभावशाली ना रही हो। डाउ फ्यूचर 77 अंक नीचे है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। मंगलवार का दिन है, अमूमन शुभ होता है भारतीय बाजारों के लिए। इन्हीं कामनाओं के साथ कि कल का दिन शुभ रहे, आपसे मुलाकात होगी सुबह मॉर्निंग कॉल में आशीष के साथ और हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Mogia Steel presents Majboot